हाँ जी, तो सभी को अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है ना। एंड आज हम कोशिश करेंगे कि सारा का सारा लॉजिकल रीजनिंग जो है वो रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। अब चाहे इसमें कितना भी टाइम लगे, हमें आज रिवाइज करना ही करना है। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हमारे 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। 4 चैप्टर्स हैं। पहला है नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट सीरीज। दूसरा है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तीसरा है सीटिंग अरेंजमेंट और चौथा है ब्लड रिलेशंस, ठीक है ना। पहले एक चैप्टर और हुआ करता था सिलॉजिज्म, जो अब हट चुका है, तो आपको वो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये आपके 20 मार्क्स के आएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। मिला करके 20 मार्क्स के आएंगे। अब जितना मुझे लगता है जो हाईएस्ट वेटेज है वो चैप्टर नंबर 1 की रहेगी। पहले भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बाकी चैप्टर से, अभी भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बाकी चैप्टर से। तो मेरे आइडिया के हिसाब से ये चैप्टर अराउंड 8 नंबर के आसपास का आएगा। जितना मुझे आइडिया है ये चैप्टर 8 नंबर के आसपास का आएगा और रिमेनिंग चैप्टर 4 मार्क्स ईच, ठीक है ना। तो 4 मार्क्स ईच, 12 नंबर इसके और 8 नंबर इसके, 20 नंबर लॉजिकल रीजनिंग के हो जाएंगे। अब इसमें कुछ छोटा मोटा ऊपर नीचे भी हो सकता है, छोटा मोटा ऊपर नीचे भी हो सकता है। दिस इज़ माई आइडिया, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बताया कि सीए इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं होता। वो हो सकता है कि भाई आपको पहले चैप्टर से 2 या 3 ही क्वेश्चन दे और दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन दे दे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। बट बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड, पास्ट क्वेश्चंस, पास्ट वेटेज, हम बोल सकते हैं कि चैप्टर 1 थोड़ा हायर साइड पे रहेगा और 2, 3, 4 चैप्टर थोड़े लोअर साइड पे रहेंगे। हम शुरू करेंगे विथ नंबर सीरीज, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस ऑर्डर में चैप्टर्स है उसी ऑर्डर में हम लॉजिकल रीजनिंग का रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारे सामने, वो है नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट सीरीज। चैप्टर बहुत ईजी है। सिर्फ एक दिक्कत है इस चैप्टर में, और वो है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस जितनी करोगे इस चैप्टर की, उतना आप इस चैप्टर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में, और जितनी कम प्रैक्टिस करोगे उतना ही मुश्किल हो जाएगा इसका आंसर आप लोगों के लिए टाइम पर निकालना, ठीक है ना। हो सकता है निकाल दो बट 4-5 मिनट लगा दो, ठीक है ना। तो ऐसा मैं बोलूँगा कि मत करना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में अगर आप 4-5 मिनट लगा देते हो तो आपको बाकी क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी कोई ना कोई क्वेश्चन आपका छूट जाएगा फिर आगे एग्जाम में, मैथ्स के एग्जाम में। क्योंकि मैथ्स के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। आज मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। क्या ऑर्डर रहना चाहिए आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, वो बात का डिस्कशन है, क्लास के बाद डिस्कस करूंगा। अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट द चैप्टर नंबर सीरीज। अब देखो, हम लोगों को पता है कि नंबर सीरीज ज़्यादा कुछ नहीं, अ सीरीज ऑफ नंबर है। अगर मैं आप लोगों के सामने एक कुछ नंबर्स लिख दूं, ठीक है ना, क्या है ये, क्या है, दिस इज कॉल्ड सीरीज ऑफ नंबर। बट इस सीरीज ऑफ नंबर में दिक्कत यह है कि सीरीज ऑफ नंबर में कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। मैंने रैंडम बेसिस पर, एकदम रैंडम बेसिस पर नंबर को लिख दिया है, कोई भी पैटर्न नहीं है इसके अंदर, एकदम रैंडम बेसिस पे लिखा है, ठीक है ना। नंबर सीरीज के अंदर होता क्या है कि एक सीरीज ऑफ नंबर लिखा जाता है बट उसके अंदर एक पैटर्न छुपा होता है। पैटर्न इजी भी हो सकता है और पैटर्न मुश्किल भी हो सकता है। अगर तो पैटर्न इजी है तो क्वेश्चन जल्दी आप कर लोगे, इसका जल्दी कर लोगे। बट अगर पैटर्न मुश्किल है तो इसके क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। अभी तो ये क्या था, ये एक नॉर्मल सीरीज ऑफ नंबर था, इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है, कोई भी पैटर्न नहीं है, इट इज सिंपल सीरीज ऑफ नंबर, ठीक है ना। नंबर सीरीज के जब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जिसमें कोई पैटर्न ना हो, उनके क्वेश्चन में पैटर्न होता है, ठीक है ना। नंबर सीरीज के क्वेश्चन में जो है वो एक पैटर्न होता है। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ आप लोगों के सामने, 5, 9, ठीक है ना, 13, 17, 21, 25, 29 एंड डैश, और मैं आप लोगों को बोलता हूँ फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो अब आपको दिख रहा है कि ये भी एक सीरीज ऑफ नंबर है, जैसे ये एक सीरीज ऑफ नंबर था, ये भी एक सीरीज ऑफ नंबर है, ठीक है ना। और इस सीरीज में एक नंबर जो है वो मिसिंग है, जो हमें फाइंड आउट करना है। अब अच्छी बात क्या है कि ऊपर जो सीरीज ऑफ नंबर था इसमें कोई भी पैटर्न नहीं था, कोई भी पैटर्न नहीं था, ठीक है ना। तो हम ये नहीं बता सकते थे कि भाई अगला नंबर क्या होगा।
जब कोई पैटर्न ही नहीं है, सब रैंडम बेसिस पर नंबर लिखे गए हैं, तो अगला नंबर प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक पैटर्न होगा। अब इसमें आपको एक बहुत इजी पैटर्न मैंने आप लोगों को दिया है, और वो पैटर्न है +4। प्रीवियस नंबर +4 आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे 5 में +4 किया 9 आ गया, 9 में +4 किया 13 आ गया, 13 में +4 किया 17 आ गया, 17 में +4 किया 21 आ गया, 21 में +4 किया 25 आ गया, 25 में +4 किया 29 आ गया। तो मुझे पता है कि अगला नंबर क्या होगा, 33। तो ये क्वेश्चन है, ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, एक सीरीज ऑफ नंबर है जिसके अंदर एक पैटर्न है। ये पैटर्न जो था बहुत इजी पैटर्न था। आप एग्जाम में उम्मीद मत करना कि इतना इजी पैटर्न आप लोगों को आएगा, ठीक है ना। और इस पैटर्न को हम अरिथमेटिक सीरीज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके अंदर यही तो होता था कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कॉमन होता था, और इसलिए हम उसको डिनोट करते थे विद डी, जिसका मतलब था कॉमन डिफरेंस। कॉमन क्यों बोलते थे, क्योंकि वो डिफरेंस हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में कॉमन होता था, ठीक है ना। तो ये अरिथमेटिक सीरीज होती थी हमारी, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं हम लोग। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और कोई सीरीज देता हूँ, लेट से वो सीरीज है ये आपकी एक सीरीज है। अब मैं बोल रहा हूं कि फाइंड द मिसिंग नंबर, तो आप लोग बोलोगे कि सर इसके अंदर हमें एक पैटर्न दिख रहा है, और पैटर्न कुछ ऐसा नहीं है कि नंबर के बीच का डिफरेंस कोई पैटर्न बना रहा हो, ऐसा नहीं है। बट हमें एक चीज़ दिख रही है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं ये उसकी सीरीज चल रही है। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 5, ठीक है ना। फिर अगला होता है 7, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, और 19 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आता है वो होता है 23। तो जो मिसिंग नंबर है वो क्या है, 23, ठीक है ना। तो आपको समझ आ रहा है कि जो सीरीज होती है इसमें जो पैटर्न होता है, जरूरी नहीं है कि वो पैटर्न दो नंबर्स का डिफरेंस हो। हमारे दिमाग में कई बार बैठ जाता है कि जो दो नंबर के बीच का डिफरेंस होगा वो पैटर्न बनाएगा, जरूरी नहीं है ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं एक और सीरीज आप लोगों के सामने लिखता हूं, ठीक है ना। ठीक है ना। और अगला नंबर आएगा आपका ये एक सीरीज मैंने आपके सामने लिखी, सीरीज ऑफ नंबर है 263, 362, 482, 284, 551। अब आपको बताना है 220 क्या होगा, ये नंबर जो है ये क्या होगा, ठीक है ना। ये मिसिंग नंबर क्या होगा। आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, ए बी सी डी, और आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ऑप्शन में हो सकता है 2 गिवन हो, 4 गिवन हो, 0 गिवन हो, 1 गिवन हो, ठीक है ना। आपको बताना है कि ये 222 होगा, 224 होगा, 220 होगा या 221 होगा। अब इसके अंदर भी आप हम लोग क्या करते हैं, जनरली जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है हम कोशिश करते हैं कि भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस ढूंढे, फिर इसके और इसके बीच का डिफरेंस ढूंढे, इसके और इसके बीच का डिफरेंस ढूंढे, इसके और इसके बीच का डिफरेंस ढूंढे, और इसके और इसके बीच का डिफरेंस, उसी हिसाब से एक पैटर्न ढूंढ लो और वो पैटर्न एनालाइज करके बता दो। अब जब आप इस सीरीज के अंदर डिफरेंसेस ढूंढोगे तो उसका कोई पैटर्न नहीं बनेगा, कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा। फिर आप थक हार के बोलोगे भाई ये क्वेश्चन तो होगा नहीं, आगे बढ़ो। आपने 4-5 मिनट एक क्वेश्चन में वेस्ट कर दिया, यानी आप 4-5 क्वेश्चन का टाइम खा गए और अपने क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें नंबर के अंदर पैटर्न होता है। क्या होता है, नंबर के अंदर पैटर्न होता है। ये भी उसी का एक क्वेश्चन है। नंबर के अंदर पैटर्न का क्या मतलब हुआ, देखो 2 × 3 is 6, एक नंबर है 263, इसी के अंदर पैटर्न है कि पहला नंबर और आखिरी नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बीच वाला नंबर है, ठीक है ना। देखो 3 × 2 is 6, 4 × 2 is 8, 2 × 4 is 8। तो 2 टाइम्स क्या करूं कि 2 आ जाए, आंसर इज 1। 2 × 1 यानी 2 × 1 is 2, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन,
ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं कि इनकी डिफरेंस के बीच में ही पैटर्न बन रहा हो, कई बार एक नंबर के अंदर ही पैटर्न बन जाता है। ठीक है ना। तो यही आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, अगर आपको कभी भी लगे कि एक सीरीज ऑफ नंबर में पहला नंबर है, उससे बड़ा दूसरा नंबर है, उससे बड़ा तीसरा नंबर है, बट सडनली एक नंबर है जो छोटा आ जाता है, ये छोटा आ गया, देखो 200 समथिंग, 300 समथिंग, 400 समथिंग, अगेन 200 समथिंग आ गया, तो आप समझ जाना कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो पैटर्न बनता है वो नंबर के अंदर बन जाता है, जनरली ऐसा होता है। ठीक है ना। क्योंकि जब डिफरेंसेस की बात करोगे तो इसमें इस नंबर से इस नंबर पे पहुंचने में कुछ ऐड किया होगा, इस नंबर से इस नंबर पे पहुंचने में कुछ ऐड किया होगा, ठीक है ना, बट इस नंबर से इस नंबर पे पहुंचने के लिए कुछ माइनस किया होगा। तो ये चीज़ फिर हमारी जो पैटर्न वाली चीज़ है वो बन निकल के नहीं आती यहाँ पर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी आपको दिखेगा कि भाई बीच में कोई नंबर छोटे भी हैं, एक सीरीज ऑफ नंबर के बीच में कुछ नंबर छोटे बड़े हो रहे हैं, तो समझ जाना कि उस के अंदर ही कुछ पैटर्न है, उस सीरीज के अंदर ही कुछ पैटर्न है, नंबर के अंदर ही कुछ पैटर्न है। बट अगर आपको एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखे कि सारे नंबर बढ़ते जा रहे हैं या सारे नंबर कम होते जा रहे हैं, तो उनके बीच में कई बार जो डिफरेंसेस होते हैं उसके अंदर पैटर्न होता है। ठीक है ना। सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं समझने के लिए। चलिए तो चैप्टर शुरू करते हैं, नंबर सीरीज। ठीक है ना। हमने एक इंट्रोडक्शन किया सिर्फ, अभी हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। अ पर्टिकुलर सीरीज इज गिवन, एक सीरीज आपको गिवन होगी, फ्रॉम विच द पैटर्न मस्ट बी एनालाइज्ड, और इस सीरीज से आपको क्या करना है, एक पैटर्न को एनालाइज करना है। देन यू आर आस्क्ड टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट नंबर, और आपको बोला जाएगा कि अगला नंबर प्रिडिक्ट करो इन द सीक्वेंस फॉलोइंग द सेम रूल, और आपको जो रूल लगा है सीरीज के अंदर वही रूल फॉलो करके अपना नंबर प्रिडिक्ट करना है कि अगला नंबर क्या होगा। ठीक है ना। जनरली देयर आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज में जनरली 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहला है अ न्यूमेरिकल सीरीज इज गिवन इन विच अ नंबर इज रॉन्गली प्लेस्ड। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बेसिकली ऑड मैन आउट के होते हैं, ये वाले ऑड मैन आउट सीरीज के। ठीक है ना। एक सीरीज होगी पूरी और उसके अंदर एक नंबर होगा जो गलत होगा, एक नंबर होगा जो गलत होगा। आपको पता नहीं कि कौन सा नंबर गलत है जो इस सीरीज के अंदर मौजूद है, पर नहीं होना चाहिए था, इसकी यहाँ पर जगह नहीं थी। ठीक है ना। इफ रॉन्गली प्लेस्ड और आस्क्ड टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर रॉन्ग नंबर। ठीक है ना। थोड़ा सा इजी होते हैं वाले क्वेश्चंस। फिर अ न्यूमेरिकल सीरीज इज गिवन इन विच अ स्पेसिफिक नंबर इज मिसिंग, एक न्यूमेरिकल सीरीज गिवन होती है जिसमें एक नंबर मिसिंग होता है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड दैट मिसिंग नंबर, और आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि ऊपर अभी जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो आपके टाइप 2 वाले क्वेश्चंस थे। और आखिरी जो क्वेश्चन होते हैं सबसे मुश्किल होता है, मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता, इसके क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। मुश्किल होता है कि क्वेश्चन पढ़ करके समझ पाना कि ये टाइप सी का क्वेश्चन है, कि ये टाइप सी का क्वेश्चन है। A complete numerical series is followed by an incomplete numerical series. You need to solve that incomplete numerical series in the same pattern in which the complete numerical series is given. तो एक कंप्लीट न्यूमेरिकल सीरीज गिवन होगी और फिर एक इनकम्प्लीट न्यूमेरिकल सीरीज गिवन होगी, और वो जो सीरीज है ना वो अलग अलग गिवन नहीं होती। ठीक है ना। जैसे हमारी बुक में क्वेश्चन भी है, मैं आपको याद दिलाता हूँ, हमारी बुक में एक क्वेश्चन है। ठीक है ना। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये हमारी बुक का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन सा है, बट हाँ इतना याद है कि हमारी बुक का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों से नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि बच्चे इसमें डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, डिफरेंस का पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, और अल्टीमेटली समझ जाते हैं कि भाई हमारे पास का नहीं है क्वेश्चन। ठीक है ना। बट अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि ये जो क्वेश्चन है ये सी कैटेगरी का है, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। अब सी कैटेगरी का यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर 2 न्यूमेरिकल सीरीज गिवन है, एक ये वाली और एक ये वाली। आपको ये वाली जो न्यूमेरिकल सीरीज है, ठीक है ना, इसका पैटर्न एनालाइज करना है और वही पैटर्न इसके अंदर लगा करके इसका आंसर निकालना है। अब देखो हमें क्या दिख रहा है कि 40 + 120 का अरिथमेटिक मीन होता है 80। 40 और 120 का अरिथमेटिक मीन होता है 80। कैसे निकालेंगे? 40 + 120/2। इसी तरीके से 5 + 45/2 इसका आंसर आ जाएगा, विच इज़ 25। 5 + 45 = 50, 50/2 इज 25। ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखो बहुत ईजी था ये, बट क्वेश्चन को देख करके आइडेंटिफाई करना कि ये सी कैटेगरी का है, कि ये सी कैटेगरी का है, या इसमें सी कैटेगरी हो सकती है, यूज हो रही हो, ये मुश्किल काम होता है। बच्चे इतना सोच ही नहीं पाता कि यार ऐसा भी तो हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर की ये जो सीरीज है एक दिख रही है ये 2 हो। ठीक है ना। तो आप क्या करो, इनको इवन नंबर में डिवाइड कर दो, 3 नंबर इधर छोड़ दो, 3 नंबर इधर छोड़ दो, बीच में एक डैश लगा दो, और फिर देखो कि कोई पैटर्न दिख रहा है क्या। दिख रहा है यानी कि ये सी कैटेगरी का क्वेश्चन था, और फिर आप सॉल्व कर भी लोगे। बट अगर इसके बाद भी पैटर्न नहीं दिख रहा आपको,
तो हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ और ही हो, ठीक है ना, कुछ और ही हो और उसमें कुछ और ही तरीके का काम हमें करना हो। चलिए अब हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कि ये जो सेकंड कैटेगरी है ये किस किस टाइप की बन सकती है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि एक रूल अप्लाई होता है, एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को एनालाइज करके आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना होता है। वो जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न कितना भी मुश्किल हो सकता है, कितना भी मुश्किल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इजी पैटर्न्स की बात करेंगे इनिशियली, फिर हम मुश्किल पैटर्न्स पे जाएंगे। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है मिसिंग नंबर क्या होगा, ठीक है ना, मिसिंग नंबर क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं सीरीज कंसिस्टिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, कुछ बच्चों को लगता है कि सर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक सीरीज गिवन होगी और हमें बताना होगा कि किस टाइप की सीरीज है, कि सीरीज कंसिस्टिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब सीरीज है, या फिर आगे चल के ज्योमेट्रिक सीरीज है, अरिथमेटिक सीरीज है, या फिर टू स्टेज टाइप सीरीज है, मिक्स सीरीज है। क्या ये बताना होता है? आंसर इज नो, ये कुछ नहीं बताना होता। ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि एक क्वेश्चन के अंदर सीरीज गिवन और आपसे ये पूछ ले कि बताओ कौन सी टाइप की सीरीज है। ऐसा क्वेश्चन आप कभी भी एक्सपेक्ट मत करना। क्वेश्चन आएगा, आपको सॉल्व करना है। अब उसको सॉल्व करने के लिए जो पैटर्न्स है, वो इनमें से कोई भी पैटर्न हो सकता है जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको पूरे 9 पैटर्न्स पढ़ाऊंगा, 9, ठीक है ना। देखो 9 पैटर्न्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। 9 पैटर्न्स के बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग शुरू हो जाएगा। अभी जो 9 पैटर्न्स हैं, ये मत सोच लेना गलती से भी कि ये 9 पैटर्न्स ही एग्जाम में आएंगे। ये 9 पैटर्न्स वो पैटर्न्स हैं जो कॉमनली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बट जो पैटर्न्स हैं दे आर अनलिमिटेड, देयर आर अनलिमिटेड पैटर्न्स। अगर मैं आप लोगों की बोलूँ ना, अगर क्लास में अभी 50 बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं और मैं 50 के 50 बच्चों को बोलूँ कि अपने हिसाब से मुश्किल एक क्वेश्चन बनाओ नंबर सीरीज का, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन, तो हो सकता है कि हर एक बच्चा एक अलग डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन बनाए, हर एक अलग पैटर्न के बेसिस पर क्वेश्चन बनाए। अब हर एक बच्चे का पैटर्न अलग है, तो यानी कि 50 या 100 अलग अलग पैटर्न्स तो वहीं पे आ गए, तो 9 पैटर्न्स तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है ना। तो पैटर्न्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, बस ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, उतना आपका दिमाग राइट डायरेक्शन में चलेगा और उतनी जल्दी आप डिकोड कर पाओगे कि ये क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न लग रहा है। अभी हम इजी पैटर्न की बात करेंगे, तो बहुत ईजी पैटर्न्स हैं जो हम देख रहे हैं। 324, 361, 400, 441 एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर 2 टाइप के पैटर्न्स बन रहे हैं, 2 टाइप के पैटर्न्स। एक तो पैटर्न है परफेक्ट स्क्वायर का, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है और 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो जो मिसिंग नंबर है वो क्या होगा? 18 के बाद आया 19, 19 के बाद आया 20, 21, 20 के बाद आया 21, तो अगला नंबर क्या होगा? 22 का स्क्वायर, विच इज 484, ठीक है ना। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, मैं जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना। और देखो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं नंबर सीरीज के जो सेम आंसर देंगे अलग अलग पैटर्न फॉलो करके, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। बट ये मत सोचना कि हर क्वेश्चन 2 अलग अलग पैटर्न से सॉल्व हो सकता है, ये सोचना भी गलत है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 2 या 3 अलग अलग पैटर्न से सॉल्व हो जाएंगे, सेम आंसर देंगे, बट ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन 2 या 3 अलग अलग तरीके से सॉल्व होकर सेम आंसर दे। अब यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं, 324 लिखा, 361 लिखा, 400 लिखा, 441 लिखा एंड फिर डैश। हमने क्या किया, 324 और 361 का डिफरेंस ढूंढा। मेरे पास कैलकुलेटर है, 361 माइनस 324, आंसर है 63। अरे कुछ गलत किया है क्या? एक मिनट रुक जाओ, दोबारा करता हूँ। 361 माइनस 324, आंसर आया 37, सॉरी 37 आंसर आएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया, आंसर आएगा 39। फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया, आंसर आएगा 41। अब मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है कि सर 37 प्लस 2 39 होता है, 39 प्लस 2 41 होता है। तो अगला जो नंबर है, जो अगला डिफरेंस है वो 41 प्लस 2 यानी कि 43 का डिफरेंस होगा। यानी कि अगर मैं 441 में 43 ऐड करूँ तो 484 मेरा आंसर आ जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को? 2 अलग अलग पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आ भी जाते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं आएंगे, आ सकते हैं, ठीक है ना। सीरीज कंसिस्टिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अगला है परफेक्ट क्यूब सीरीज। परफेक्ट क्यूब सीरीज 512, 729, ठीक है ना, 1000, फिर 1 3 3 1 और फिर डैश। आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है।
तो आपने इसके अंदर पैटर्न देखा कि भाई 8 का क्यूब होता है 512, ठीक है ना, 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000, 11 का क्यूब होता है 1331। तो 8 9 10 11, तो अगला क्या होगा 12 का क्यूब विच इज 1728। ठीक है ना। तो आपको ये पैटर्न ढूंढना पड़ा कि पैटर्न क्या है। अगेन एक इजी पैटर्न है, बहुत ईजी पैटर्न है। ये जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके क्यूब हैं, ठीक है ना, 8 9 10 11 12। तो अगला इसके अगला क्या होता है 13 का क्यूब होता है, फिर 14 का क्यूब होता है एंड सो ऑन। अब ये क्वेश्चन भी हम दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका आपको समझ आ गया, ये रहा तरीका। दूसरा तरीका देखो, 512, 729, 1000, 1331 एंड डैश। तो मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखता हूँ, 729 माइनस 512, ये आ गया 217। फिर 1000 माइनस 729, ये आ गया 271। फिर 331 माइनस 1000, ये आ गया 331। ठीक है ना। अब इनके बीच में कोई पैटर्न है क्या, देख लेते हैं। 271 माइनस 217 इज 54, 331 माइनस 271 इज 60। तो यहाँ पर अभी तक मुझे क्या दिख रहा है कि 6 का गैप है। कितने का गैप है, 6 का गैप है। तो जो अगला नंबर होगा वो 66 हो सकता है, 54 प्लस 6 60, 60 प्लस 6 66। और 337 में अगर 66 ऐड करो, 337 में 66 ऐड करो तो ये आता है 403। और 331 में, ठीक है ना, 1331 में 403 ऐड करो, 1331 में ऐड करो 403, तो आंसर आता है 1734। नहीं जी, ये वाले इस तरीके से क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। मैंने ट्राई किया, मुझे लगा शायद हो जाए, बट इसमें वो अप्रोच नहीं लग रही, ठीक है ना। चलिए, तो हर क्वेश्चन नहीं हो सकता, मैंने पहले ही बता दिया था कि हर क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है दो अलग अलग टेक्निक से हो जाए, कुछ हो जाता है कुछ नहीं भी होता है। अच्छा, अगर आपको ये टेक्निक लगती भी कि भाई हो सकता है कि आंसर आ जाए, ठीक है ना, और फिर आप जब ऑप्शन चेक करते, जैसे इसका आंसर आ रहा है 1734, तो आपको ये ऑप्शन ही नहीं दिखता, ठीक है ना, ऑप्शन ही नहीं दिखता। जब ऑप्शन नहीं दिखता है तो फिर आप अपना माइंडसेट चेंज करते हैं कि भाई कुछ और सोचते हैं, कोई और इसके अंदर टेक्निक यूज़ हो रही होगी, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन जो है वो होता है 1728, 1734 नहीं होता। चलिए, ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है ना, इजी, बहुत इजी। ये क्वेश्चन है 4 36 324 2916 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो जब भी आपको लगे कि भाई जो नंबर है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, देखो 4 के बाद 36 आ गया सीधा, और 36 के बाद सीधा 324, 324 के बाद सीधा 2916, बहुत रैपिड इंक्रीमेंट हो रहा है, तो समझ जाना कि कोई ना कोई एक नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई ना कोई एक नंबर है जो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 324, 324 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 2916। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 2916 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज 26244, 26244, ठीक है ना। क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज। आपको याद है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एनी टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म, जो आंसर आता है वो सेम होता है थ्रू आउट द सीरीज, ठीक है ना, और उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। देखो 36 डिवाइडेड बाय 4 इज 9, 324 डिवाइडेड बाय 36 इज 9, 2916 डिवाइडेड बाय 324 इज 9। तो मैं समझ गया कि ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो अगला नंबर मैं कैसे निकालूंगा, 2916 मल्टीप्लाई बाय 9 करके निकाल लूंगा। अगेन इजी क्वेश्चन होते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज के, और अरिथमेटिक सीरीज के क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं। ये दो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो हर बच्चा सही करके आएगा, क्योंकि इनमें कुछ वही नहीं होता, कोई डाउट ही नहीं होता, सुपर इजी होता है। देखिए जी, 4 के बाद 9 आया कैसे, +5 करके, फिर +5, फिर +5, फिर +5, फिर +5, तो अगला नंबर भी कैसे आएगा, +5 करके, यानी कि 34। और इस टाइप की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक सीरीज बोलते हैं। ये भी हम लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है जी। आइए अगला है 2 स्टेज टाइप सीरीज, और फिर है मिक्स्ड सीरीज। मिक्स्ड सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिक्स्ड सीरीज से ही बनते हैं, ठीक है ना, मिक्स सीरीज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 2 स्टेज टाइप सीरीज कंपैरेटिवली आसान होती है, ठीक है ना। क्या होता है इसके अंदर, देखो आपके पास नंबर्स हैं क्वेश्चन के अंदर 1 3 6 10 15 एंड देन डैश। 1 से 3 कैसा आया होगा, +2 करके, 3 से 6 कैसा आया होगा, +3 करके, 6 से 10 कैसा आया होगा, +4 करके,
10 से 15 कैसे आएगा, +5 करके। तो मुझे पता है अगला नंबर कैसे आएगा, +6 करके। तो 15 + 6 कितना हो गया, 21। लो जी आंसर आ गया। ये होती है 2 स्टेज टाइप सीरीज, ठीक है ना। 2 स्टेज टाइप सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन अ 2 स्टेप अरिथमेटिक it is a 2 step arithmetic series. The difference of consecutive number themselves form an arithmetic series. इसे 2 स्टेज टाइप सीरीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो सीरीज थी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं थी, ये एपी नहीं थी। हमें पता है एपी के अंदर जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है, जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। यहाँ पे तो 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस ऐसे आ रहा था, ठीक है ना। बट ये जो सीरीज बनी थी, इनके जो डिफरेंसेस से हमने सीरीज बनाई थी, ये एक अरिथमेटिक सीरीज थी। हम 2, 3, 4, 5 को अरिथमेटिक सीरीज बोल सकते हैं क्योंकि 3 - 2 1 होता है, 4 - 3 1 होता है, 5 - 4 1 होता है, इसलिए इसे 2 स्टेज टाइप सीरीज बोलते हैं। कि जो मेन सीरीज है ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, बट इस सीरीज को जब तुम डिफरेंसेस लिखोगे ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है ना। और इस बेसिस पर इसका आंसर आप निकाल सकते हो। अगेन ये क्वेश्चन भी ईजी होते हैं, आराम से हो जाते हैं। दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा मिक्स्ड सीरीज के अंदर, ठीक है ना। बट इसके लिए मैं आपको टेक्निक्स बता दूंगा, उन टेक्निक्स का यूज़ करके आप इन क्वेश्चंस को जल्दी कर पाओगे, ठीक है ना। 10, 22, 46, 94, 190 एंड डैश, क्लियर है। अब आप देखो कि भाई 10 से 22 कैसे आ सकता है, 10 से 22 कैसे आ सकता है। तो आपके दिमाग में 2 ऑप्शन आएंगे, सर 10 + 12 करके भी 22 आ सकता है, और 10 × 2 करके 20 आ सकता है, और 20 में +2 करके भी 22 आ सकता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। फिर 22 से 46 कैसे आ सकता है, तो दिमाग में क्या आएगा कि सर 22 में 24 ऐड करो, आ गया 46। और मैं बोलूँगा कि मल्टीप्लाई वाले तरीके से बताओ, तो आप बोलोगे सर 22 में मल्टीप्लाई कर दो 2, आ गया 44, 44 में +2 कर दो, आ गया 46। क्लियर है। अभी तक हमें यहाँ पे भी पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे भी पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है, पहले +12 हुआ, फिर +24 हुआ, यानी 12 की टेबल चल रही है। यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है, × 2 + 2, × 2 + 2। तो दोनों जगह पैटर्न्स दिख रहे हैं अभी तक हमको। अगला आते हैं 46 से 94 कैसे आ सकता है, 46 से 94 कैसे आ सकता है। तो ये कैसे आ सकता है, 46 + 48 इज 94, और 46 से 94 यहाँ पे भी हम ला सकते हैं, 46 × 2 इज 92, और 92 + 2 इज 94। अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि भाई 12, अब देखो इसका पैटर्न चेंज हो गया। पहले हमें लग रहा था कि 12 की टेबल चल रही है, बट अभी क्या दिख रहा है कि 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, दिख रहा है ना, दिख रहा है। आइए जी आगे बढ़ते हैं। 94 से 190 कैसे आ सकता है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि 96 ऐड कर दो, 94 + 96 कितना होता है, 190 होता है। और ये देखो एक पैटर्न एकदम सही लग रहा है हम लोगों को, बिल्कुल सही। 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल 96। और अगर ये पैटर्न हम फॉलो करें तो अगला नंबर क्या होगा, देखो यहाँ पे 22 था तो यहाँ पे 22 लिया, यहाँ पे 46 था तो यहाँ पे 46 लिया, 94 था तो यहाँ पे 94 लिया, यहाँ पे 190 है तो यहाँ पे 190 लेंगे। और यहाँ पे डबल चल रहा है, सब कुछ डबल हो रहा है, तो 96 का डबल 192 होता है, और 192 + 190 होता है आपका 382। तो अगर ये वाला हम पैटर्न फॉलो करें तो हमारा मिसिंग नंबर जो है वो 382 है। क्या है, 382। बट हम एक पैटर्न और फॉलो कर रहे थे, इसके साथ भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम हर जो नंबर हमारा आंसर आ रहा है इसको × 2 + 2 कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 22 के साथ भी × 2 + 2 किया, फिर 46 के साथ × 2 + 2 किया। अब 94 के साथ करेंगे, 94 × 2, तो 94 × 2 इज 188 + 2 इज 190। लो जी यहाँ पे भी 190 आ गया, यहाँ पे भी 190 आ गया था। अगला 190 × 2 380, और 380 + 2 इज 382। तो मैंने आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 2 अलग अलग पैटर्न्स से सॉल्व हो जाते हैं। तो देखो ये भी उनमें से एक क्वेश्चन है, ये 2 अलग अलग पैटर्न का यूज़ करके सॉल्व हो गया। 2 अलग अलग पैटर्न्स को यूज़ करके दोनों पैटर्न से बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है, ठीक है ना। ये मिक्स्ड सीरीज का क्वेश्चन क्यों है, मिक्स्ड सीरीज का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इस सीरीज के अंदर आप सिर्फ एक चीज़ नहीं कर रहे,
आप एक नंबर से दूसरे नंबर पे पहुंचने के लिए सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं कर रहे, आप एक नंबर से दूसरे नंबर पे पहुंचने के लिए कुछ मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, कुछ प्लस भी कर रहे हो, कुछ मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, कुछ प्लस भी कर रहे हो, इसलिए इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड सीरीज, इसलिए इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड सीरीज। बात समझ आ गई? ठीक है ना? तो होते हैं मिक्स्ड सीरीज के क्वेश्चंस। अब इसके अंदर मुश्किल क्या है, समझना मेरी बात को। अभी तो क्वेश्चन में क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई बाय 2 + 2, मल्टीप्लाई बाय 2 + 2, मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 हो रहा था। क्वेश्चन मिक्स्ड सीरीज के ऐसे भी होते हैं जिसमें मल्टीप्लाई बाय 3 + 3, मल्टीप्लाई बाय 4 + 3, मल्टीप्लाई बाय 5 + 3, मल्टीप्लाई बाय 6 + 3। यानी कि यहाँ पर तो एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है, बट यहाँ पर सब कुछ सेम है। ऐसे क्वेश्चंस भी, ऐसे पैटर्न्स भी बनते हैं। और सुनो, मल्टीप्लाई बाय 2 + 2, मल्टीप्लाई बाय 3 + 3, मल्टीप्लाई बाय 4 + 4, मल्टीप्लाई बाय 5 + 5। ऐसे पैटर्न्स भी बनते हैं कि एक नंबर से दूसरा नंबर, पहले नंबर से दूसरा नंबर आया ये पैटर्न फॉलो करके, फिर दूसरे से तीसरा आया ये पैटर्न फॉलो करके, फिर तीसरे से चौथा आया ये पैटर्न फॉलो करके। तो ये पैटर्न भी बन सकता है, ठीक है ना? इसके अलावा और भी बन सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ मल्टीप्लाई प्लस किया, इसके अलावा मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना? डिवाइडेड बाय माइनस भी हो सकता है कि एक नंबर से दूसरा नंबर आ रहा है, कुछ डिवाइड करके, कुछ माइनस करके, कुछ डिवाइड करके, कुछ ऐड करके। तो बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स बन सकते हैं मिक्स सीरीज के अंदर, बहुत सारे। और इसलिए सबसे मुश्किल बन जाता है मिक्स सीरीज का क्वेश्चन। बट हम लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है ना? हम लोगों को घबराना नहीं है, हम लोग ईजिली इस चीज़ को भी कर लेंगे, ठीक है ना? मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस थोड़े इजी हो जाएंगे, ठीक है ना? लिख लिख के करना पड़ेगा, बस ये है, लिखना पड़ेगा आप लोगों को और फिर करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आपको बातें समझ आ गई होंगी कि किस किस टाइप की मुश्किलें आ सकती हैं इन क्वेश्चंस के अंदर, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि मल्टीप्लाई बाय 2 + 2, मल्टीप्लाई बाय 2 + 3, मल्टीप्लाई बाय 2 + 4, मल्टीप्लाई बाय 2 + 5। एक नंबर से दूसरा नंबर ये पैटर्न फॉलो करके आ रहा होता है, ये भी हो सकता था, ठीक है? तो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, कोई सीमा नहीं है। तो देखो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे किया है हमने, वो दूसरी वाले अप्रोच से किया है, मल्टीप्लाई 2 + 2, मल्टीप्लाई 2 + 2, मल्टीप्लाई 2 + 2। बट हमें पता है कि ये क्वेश्चन इस वाली अप्रोच से भी हो सकता है, ये वाली अप्रोच, ठीक है जी? चलिए चलिए अगला आता है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, अगेन घबराना नहीं है, ठीक है ना? पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा, घबरा जाओगे। मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ, सीधे क्वेश्चन पे। देखो आपका क्वेश्चन है 1, 4, 8, 11, 22, 25, डैश। आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना? तो कई बार इन क्वेश्चंस में भी बहुत मुश्किलें आती हैं, ठीक है ना? आप सोचते हो कि भाई 1 से 4 आया +3 करके, 4 से 8 आया +4 करके, तो अभी तक लग रहा होता है पैटर्न बन रहा है +3 +4। फिर 8 से 11 कैसे आया +3 करके, आपको लगता है अभी भी पैटर्न है +3 +4 +3 +4 +3 +4 वाला पैटर्न होगा। बट थोड़ी देर में आपकी ये सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब देखो +11 हो गया, फिर +3 हो गया। अब आपको दिख गया कि +3 +4 +3 +11 +3 तो कोई पैटर्न ही नहीं है, ठीक है ना? कोई पैटर्न ही नहीं है। तो यहाँ पर आकर के आपका थोड़ा दिमाग चकरा जाता है कि यार ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे होगा, ठीक है ना? कैसे होगा। बट आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक सिंपल टेक्निक्स बताऊंगा, उनको यूज़ करके आप इन क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हो, ठीक है ना? पहले आप सोचो कि 1 से 4 किस किस तरीके से आ सकते हैं। वो जो 2 तरीके होते हैं, एक मल्टीप्लाई वाला तरीका दिमाग पे लेके आना है, एक प्लस वाला तरीका। तो आपको पता है कि प्लस वाला तरीका है कि 1 में +3 करो तो 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई वाला तरीका है कि 1 में मल्टीप्लाई 4 करो तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना? एक प्लस एक मल्टीप्लाई। ये आपको 2 टेक्निक्स हमेशा यूज़ करनी है कि या तो प्लस करके कैसे आएगा और मल्टीप्लाई करके कैसे आएगा, एक नंबर से दूसरा नंबर। ऐसे 4 से 8 कैसे आएगा, अगर मैं प्लस की बात करूँ तो 4 + 4 8 होता है, और मल्टीप्लाई की बात करूँ तो 4 × 2 भी 8 होता है। अब मैं बोलता हूँ कि भाई 8 से 11 कैसे आएगा, तो मुझे पता है 8 + 3 11 होता है। बट 8 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग कर लो, 11 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भाई नॉट एप्लीकेबल। 8 में कुछ भी मल्टीप्लाई करूँगा 11 तक तो मैं नहीं पहुँच सकता, 11 तक तो मैं नहीं पहुँच सकता। तो यहाँ पे मैंने डैश डाल दिया,
ठीक है ना। फिर 11 से 22 कैसे आ सकता है, मेरे पास दिमाग में दो ऑप्शन है, 11 + 11 22 होता है, और 11 × 2 भी 22 होता है। फिर 22 से 25 कैसे आ सकता है, तो मेरे दिमाग में आया कि 22 + 3 करेंगे तो 25 आ सकता है, और यहाँ पे अगेन ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं 22 में कुछ भी मल्टीप्लाई करके 25 नहीं ला सकता। अब यहाँ पर पैटर्न देखते तो × 4 × 2 × 2 हो रहा था, बट बीच में दो पैटर्न्स बन नहीं पाए, तो अपने आप में एक कंप्लीट पैटर्न नहीं बोल सकते इसको हम, इसको एक अपने आप में कंप्लीट पैटर्न नहीं बोल सकते, और इसको भी अपने आप में कंप्लीट पैटर्न नहीं बोल सकते। क्यों? +3 +4 +3 +11 +3 कोई पैटर्न नहीं है। हमें नहीं पता कि भाई 25 में क्या ऐड करें कि ये आ जाए, नहीं पता, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा भाई। बात समझ आ गई ना आप लोगों को? तो अपने आप में दोनों ही कंप्लीट पैटर्न्स नहीं हैं, बट इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं, इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं, ठीक है ना, इस पैटर्न को इस पैटर्न में मर्ज करने की कोशिश करूं, तो हो सकता है कि कोई पैटर्न बन जाए। वही करना है हमें यहाँ पर। हमें क्या समझ आ गया कि देखो इस लेवल पर और इस लेवल पे तो कोई पैटर्न है नहीं, तो हमें इनका करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, इसका करस्पॉन्डिंग ये और इसका करस्पॉन्डिंग ये अपने पैटर्न का पार्ट बनाना ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो अपने पैटर्न का पार्ट बनेगा ही बनेगा। और हमें दिख रहा है कि इन दोनों में एक का गैप है, तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि भाई यहाँ पर भी डैश लगा देते हैं और इसको भी अपने पैटर्न का पार्ट बना लेते हैं। तो जो सर्कल्स हैं वो हमारे पैटर्न का पार्ट बन चुके हैं, ठीक है ना। और दूसरी साइड हम इनको अपने पैटर्न का पार्ट बना लेते हैं। तो हमारे पैटर्न का पार्ट बना ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, यानी ऑल्टरनेट। एक हमने यहाँ से उठाया, दूसरा यहाँ से उठाया, फिर यहाँ से उठाया, फिर यहाँ से उठाया, फिर यहाँ से उठाया, तो अगला कहाँ से उठाएंगे, अगला यहाँ से उठाएंगे, ठीक है ना, जो भी बनेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो +3 × 2 +3 × 2 +3, अब हमें पता चल चुका है अगला क्या होना है, × 2, और नंबर क्या था 25, तो 25 × 2 हमारा 50 आ गया आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के, क्लियर है। तो देखो क्या हुआ, दोबारा बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। इधर तो +3 हुआ, फिर यहाँ पे ×2 हुआ, फिर इधर +3 हुआ, इधर ×2 हुआ, इधर +3 हुआ, तो मुझे पता चल चुका है ×2 होना है। इनपुट क्या लूँगा, किस नंबर को ×2 करना है। तो देखो इसका जो आंसर था वो इसका इनपुट बना, 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 तो इसका जो आंसर है वो इसका इनपुट बन जाएगा। खत्म, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। अगला देखो क्या है, ज्योमेट्रिको अरिथमेटिक सीरीज। अगला है ज्योमेट्रिको अरिथमेटिक सीरीज। इन दोनों में ही आपको ये सेम चीज़ करनी होती है, बिल्कुल सेम, ठीक है। यहाँ पर भी देखो वही सेम चीज़ करेंगे हम लोग। 1 से 2 लेकर के आना है, तो प्लस करके लाएंगे तो 1 + 1 करके आ सकता है, मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो 1 × 2 करके आ सकता है। 2 से 6 लाना है तो 2 + 4 करके भी 6 आता है, और 2 × 3 करके भी 6 आता है। 6 से 36 लाना है तो 6 + 30 करके भी 36 आता है, और 6 × 6 करके भी 36 आता है। 36 से 44 लाना है तो 36 + 8 करके 44 आता है, और 36 से 44 में मल्टीप्लाई करके नहीं ला सकता। 44 से 440 लाना है तो 44 + 396 440 होता है, और 44 × 10 भी 440 होता है। अगर मैं इंडिविजुअली चेक करूँ तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा, +1 +4 +30 +8 +396 कोई पैटर्न नहीं है। ×2 ×3 ×6, फिर बीच में तो कुछ बना ही नहीं, मल्टीप्लाई बाय, और फिर × 10। यहाँ पर भी मैं बोल सकता हूँ कोई पैटर्न नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है ना। बट इन दोनों को मर्ज करके मैं पैटर्न बना सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं कैसे इसकी शुरुआत करूँगा। मैंने देखा कि भाई यहाँ पर तो डैश है, यहाँ पर तो डैश है, तो मुझे ये अपने पैटर्न का पार्ट बनाना ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर मैं ऑल्टरनेट उठाऊंगा। अगर यहाँ पे डैश है तो एक डैश यहाँ पे लगा दूंगा, और इसको भी अपने पैटर्न का पार्ट बना लूँगा। तो मेरे पैटर्न का पार्ट क्या क्या बन गया। अब मेरे पैटर्न का पार्ट अब ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा ऑल्टरनेट, ठीक है ना, ऑल्टरनेट ये बनेगा, और फिर ये बनेगा इधर 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 इधर। तो अब जो मेरा मिसिंग नंबर है वो मेरा इधर डिराइव होगा। अब देखो पैटर्न क्या है, ×2
प्लस 4, मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 8, मल्टीप्लाई बाय 10। अब आपको क्या दिख रहा है, दो पैटर्न है इसके अंदर, दो मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर होगा प्लस, फिर 2 और 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, प्लस 12 होगा। इनपुट क्या आएगा, ये जो 2 आउटपुट था ये इनपुट बन गया, 6 जो आउटपुट था वो इनपुट बन गया, 36 जो आउटपुट था वो इनपुट बन गया, 44 जो आउटपुट था वो इनपुट बन गया। तो इधर इनपुट क्या बनेगा, इधर का आउटपुट, यानी कि 440 जो है वो मेरा इनपुट बन गया। तो आंसर आ गया मेरा 452, 440 प्लस 12, लो जी खत्म, 452 आंसर आ गया ये। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप ऐसे ये टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि भाई ना प्लस करके पहुंचा पा रहा, ना मल्टीप्लाई करके पहुंच पा रहा, आप अलग 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 चीज़ें ट्राई करते रहोगे। बट हमें इसमें करना क्या होता है, ऑल्टरनेट उठाना होता है, ठीक है ना। एक प्लस वाले में से एक मल्टीप्लाई वाले में से, एक प्लस वाले में से एक मल्टीप्लाई वाले में से। और उसकी शुरुआत कैसे होती है, सबसे पहले देखो कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ रही है, और रिस्ट्रिक्शन हमेशा मल्टीप्लाई वाले में ही आएगी, क्योंकि कोई ना कोई नंबर प्लस करके आप अगला नंबर निकाल ही दोगे, ठीक है ना। कोई ना कोई नंबर प्लस करके अगला नंबर निकाल ही दोगे, तो रिस्ट्रिक्शन आएगी मल्टीप्लाई में। तो जहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन आई है उसका करस्पॉन्डिंग जो प्लस वाला है वो तो पैटर्न का पार्ट बन जाएगा। और फिर अब ऑल्टरनेट ढूंढ लो, ऑल्टरनेट ढूंढ लो और अपना मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर लो, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको कैसे करने हैं क्वेश्चंस अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ के, और ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक सीरीज़ के। और आखिरी है ट्विन ऑल्टरनेट सीरीज़। अगेन ये सीरीज़ तो बहुत आसान है, बट फिर भी एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन आता है तो मेजॉरिटी बच्चे नहीं कर पाते। रीज़न है कि हम एक सीरीज़ को देखकर पता ही नहीं लगा पाते कि वो क्वेश्चन ट्विन ऑल्टरनेट सीरीज़ का हो सकता है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आया ये, और आपको बोला गया फाइंड द 2 मिसिंग नंबर्स, ठीक है ना। पहली बात तो अगर आपसे 2 मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने को बोला जाएगा तो दिमाग में सबसे पहले ट्विन ऑल्टरनेट सीरीज ही लेकर के आना। एक हिंट तो ये हो गया, ठीक है ना। अब आप लोग क्या करोगे, अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप पैटर्न ढूंढने की कोशिश करोगे। आप बोलोगे कि भाई 3 से 4 कैसे आ सकता है, 3 + 1 करके 4 आ गया, और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हम ला नहीं सकते। 4 से 8 कैसे आ सकता है, 4 + 4 = 8, और मल्टीप्लाई करके 4 × 2 8। 8 से 10 कैसे आ सकता है, 8 + 2 = 10, और मल्टीप्लाई करके तो ला नहीं सकते। 10 से 13 कैसे आता है, 10 + 3 = 13, मल्टीप्लाई करके ला नहीं सकते। जैसे ही 2 डैश लगातार आ गए, 2 डैश लगातार आ गए, तो समझ जाना कि इसमें हम वो चीज़ कर ही नहीं सकते जो अब तक हम 2 क्वेश्चंस में करते आए हैं। फिर भी आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। 13 + 3 करके 16 आ सकता है, और यहाँ पर ये अगेन आ नहीं सकता। यानी हमें समझ आ गया है कि इसमें वो स्विच जो करते हैं ऑल्टरनेट वो तो नहीं हो सकता। यहाँ पर पैटर्न बन नहीं रहा, +1 + 4 + 2 + 3 + 3। हमें नहीं पता कि भाई अगला +16 में क्या प्लस होगा कि नंबर आ जाए, क्योंकि पैटर्न नहीं बन रहा। सारे +1 होते तो +1 कर देते, सारे +2 होते तो +2 कर देते, +1 + 2 + 3 + 4 + 5 होते तो +6 कर देते। बट आप पे तो 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 2 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, पता नहीं भाई क्या आएगा। तो अब आप अटक चुके हो, अब आप ये क्वेश्चन आगे नहीं कर पा रहे, और आप ऐसे ही तरीके से इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सोचते रहोगे और आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है ना। और फिर आप बाद में बोलोगे छोड़ो ये क्वेश्चन गलत है या फिर समझ नहीं आ रहा। बट एक क्वेश्चन अगर आप सिर्फ इतना दिमाग में ले आते कि हो सकता है कि ट्विन ऑल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन हो, तो ये क्वेश्चन देखो एकदम कुछ सेकेंड्स में हो जाएगा। ट्विन ऑल्टरनेट सीरीज मतलब कि ये अपने आप में 2 सीरीज हैं, एक सीरीज नहीं है, 2 सीरीज हैं, और जो 2 सीरीज हैं वो हर ऑल्टरनेट नंबर एक सीरीज का पार्ट है। यानी कि एक सीरीज है आपकी 3, 8, 13 और डैश। क्या है, 3, 8, 13 और डैश। और जो आपकी दूसरी सीरीज है वो है 4, 10, 16 और डैश, ठीक है ना। 4, 10, 16 और डैश। अब देखो 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18 आ गया, 4 + 6 10, 10 + 6 16, 16 + 6 22 आ गया। तो आपकी जो 2 मिसिंग नंबर्स है वो है 18 और 22, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अब दिक्कत क्या आती है एग्जाम के अंदर, आइडेंटिफाई करना कि ये क्वेश्चन ट्विन ऑल्टरनेट सीरीज का हो सकता है। अगर इतना आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि हो सकता है कि ट्विन ऑल्टरनेट सीरीज हो, या फिर हो सकता है कि ये वाला केस हो, ये सी केस, कि भाई जो सीरीज है अपने आप में 2 सीरीज है,
और बीच में हमें डिवाइड करके एक सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी, एक सीरीज इसके लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड मिल जाएगी। जो लेफ्ट हैंड साइड वाली एक वो कंप्लीट सीरीज है, इसको पैटर्न एनालाइज करके राइट हैंड साइड वाली सीरीज सॉल्व कर दो। अगेन ये क्वेश्चन अगर आप नहीं पहचान पाए कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, और पहचान लिया तो फिर 5 सेकंड का रह जाता है क्वेश्चन। और सेम इसके साथ होता है ट्विन अल्टरनेट सीरीज के साथ, कि अगर पहचान गए कि ट्विन अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन है तो 5 सेकंड में हो जाएगा, बट नहीं पहचान पाए फिर ये क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। तो आपको थोड़ी अवेयरनेस रखनी है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, थोड़ी अवेयरनेस दिमाग के अंदर कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं क्वेश्चंस की। तो देखो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा कोडिंग डीकोडिंग। कोडिंग डीकोडिंग से भी क्वेश्चंस आएंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि कोडिंग डीकोडिंग बहुत इजी है। कोडिंग डीकोडिंग में बहुत लिमिटेड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे देखो नंबर सीरीज के अंदर तो वैरायटी का एंड ही नहीं है भाई, कोई एंड नहीं है। 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 कितनी भी वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट कोडिंग डीकोडिंग के अंदर हार्डली 9 to 10 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, हार्डली 9 to 10। और आपने हर एक वैरायटी का एक एक क्वेश्चन भी कर लिया ना, एक एक क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन भी कर लिया हर एक वैरायटी के, तो आप समझ जाओगे एग्जाम के अंदर कि भाई इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में क्या करना होगा। तो ये बहुत ईजी हो जाता है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। होता क्या है कोडिंग डीकोडिंग में, याद करो, एक वर्ड गिवन होगा और उसका करस्पॉन्डिंग कोड गिवन होगा, ठीक है ना। एक वर्ड गिवन होगा, उसका करस्पॉन्डिंग कोड गिवन होगा, और एक और वर्ड गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, और आपको बताना होगा कि ये सेम पैटर्न फॉलो करके बताओ इसका कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा। यानी आपको एक वर्ड एक कोड तो गिवन होगा ही होगा क्वेश्चन में, एक और वर्ड गिवन होगा, उसका कोड बताना होगा, और जो कोड बताओगे वो आपको सेम पैटर्न पे बताना है जो पैटर्न पहले वाले वर्ड से कोड में यूज़ किया गया होगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक वर्ड एक कोड गिवन होगा, एक कोड और गिवन होगा, और आपको बताना होगा कि किस वर्ड का कोड है, किस वर्ड का कोड है। यानी कि जो वर्ड और जो कोड है एक एक तो गिवन होते हैं, एक एक तो गिवन होते हैं, इनके बीच में आपको पैटर्न एनालाइज करना होता है कि किस तरीके से वर्ड से कोड बनाया गया है। और बाकी क्वेश्चन में या तो एक वर्ड गिवन होगा और आपको कोड बताना होगा, या फिर कोड गिवन होगा और आपको उसका वर्ड बताना होगा, ठीक है ना। बात समझ आ गई, बहुत ईजी, ठीक है ना। अब कोडिंग डीकोडिंग के क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं, बट मैं बोलता हूँ कि भाई आपके एग्जाम में लेटर कोडिंग के क्वेश्चन ही आएंगे, मोर देन 95% चांस है। मिक्स नंबर कोडिंग के क्वेश्चन आने के, मिक्स लेटर कोडिंग के आने के चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल मैं ये एक एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगा, दोनों का एक एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगा। इसके आने के चांसेस कम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट की बुक में, ICAI की बुक में ना ये है और ना ये है, और जब है ही नहीं तो इनके चांसेस भी कम हो जाते हैं। सीए इंस्टीट्यूट की बुक में सिर्फ लेटर कोडिंग है, ठीक है ना। बट क्योंकि भाई लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिक्स लगाने होते हैं, तो लॉजिक्स का कोई सिलेबस नहीं होता, ये नहीं बोल सकते कि भाई यही हमारा सिलेबस है। अब क्योंकि भाई वो डीकोडिंग कोडिंग के हैं ये कॉन्सेप्ट भी, तो बहुत कम चांसेस हैं कि भाई इनमें से भी क्वेश्चन आ जाए। अगेन इनके क्वेश्चन ज़्यादा इजी होते हैं, 3 और 2 कैटेगरी के क्वेश्चन, पहली कैटेगरी के क्वेश्चन ही थोड़े ज़्यादा टाइम लगाते हैं। क्लियर। अब कोडिंग डीकोडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, और वो है लेटर के कोड्स। हर लेटर का क्या कोड होता है। और देखो कोड कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, जिस सीक्वेंस में लेटर्स आते हैं उसी सीक्वेंस में इनके कोड होते हैं, ठीक है ना। जैसे ए सबसे पहला तो ए का नंबर कोड हो गया 1, बी का हो गया 2, सी का हो गया 3, डी का हो गया 4, ई का हो गया 5 एंड सो ऑन। कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26। आखिरी अल्फ़ाबेट होता है Z, तो उसका कोड हो गया 26, ठीक है ना। ये आपको सारे ऑन द स्पॉट याद होने चाहिए, यानी कि फिंगर पे काउंट कर रहे हो कि भाई टी का कोड क्या होगा, फिंगर पे काउंट कर रहे हो, ठीक है। के का कोड क्या होगा, फिंगर पे काउंट कर रहे हो। क्यू का कोड क्या होगा, फिंगर पे काउंट कर रहे हो। तो एग्जाम में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऑन द स्पॉट जैसे ही मैंने लेटर बोला उसका कोड आपके दिमाग पे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आ जाना चाहिए, 1 सेकेंड का टाइम भी नहीं लगना चाहिए। तो ये चीज़ अगर रटोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। बट समझ के रटोगे या फिर एक मेमोरी टेक्निक से रटोगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, ये एक मेमोरी टेक्निक से आपको रटाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। इसमें देखो समझने वाला तो कुछ भी नहीं है, मैं ये तो नहीं समझा सकता ना कि बेल का 12 क्यों होता है। समझने वाला तो ये है कि भाई एल जो है वो 12th अल्फ़ाबेट है, इसलिए उसका 12 होता है, ठीक है ना। अब इसको एक फोटोग्राफिक टेक्निक से हम इसको, ठीक है, आपके दिमाग में मैं एक इमेज डालूंगा, उस इमेज के बेसिस पर आपको इनके नंबर कोड याद हो जाएंगे।
क्लास में कराया था, दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW, देखो मैं कुछ लेटर के नंबर कोड्स आपको नहीं बताऊंगा, और वो होंगे पहले 5 और आखिरी 3, क्योंकि ये दुनिया को पता है। ठीक है ना, अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि भाई डी का नंबर कोड क्या होगा, तो आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बता दोगे सर 4 होगा। मैं पूछूंगा ए का क्या होगा, सीधे बोलोगे, इसमें तो सोचोगे भी नहीं, सीधे बोलोगे कि सर 1 होगा। बी का क्या होगा, 2 होगा। सी का क्या होगा, 3 होगा। डी और ई, ABCDE 1 2 3 4 5, ABCDE 1 2 3 4 5, ये तो सबको पता होता है। तो इसमें मैं क्या रटाऊँ, ये तो आपको पहले से पता है। और आखिरी के अल्फ़ाबेट्स होते हैं XYZ, तो ये होगा 24 25 26, 24 25 और 26। ABCDE 1 2 3 4 5, XYZ 24 25 26, ये याद हो गए। ये हर किसी को याद ही रहते हैं, सबको पता है पहले 5 अल्फ़ाबेट ABCD होता है और आखिरी के 3 XYZ होते हैं। तो पहले 5 का 1 2 3 4 5 हो गया नंबर कोड, और आखिरी 3 का 24 25 26 हो गया। ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको, EJOTY, ये क्या है, 5 की टेबल। 5 की टेबल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है ना। 5 टाइम्स 2 10, 5 टाइम्स 3 15, 5 टाइम्स 4 20 एंड देन 25। तो ई का हो गया 5, जे का हो गया 10, ओ का हो गया 15, टी का हो गया 20, वाई का हो गया 25। जिसमें से ई का आपको ऑलरेडी पता है, ABCDE, ई का 5 होता है, और XYZ वाई का 25 होता है। ठीक है ना, ये आपको पहले से पता है। तो आपको JOT के याद करना है, JOT 10 15 20। इजॉटी याद रख लोगे तो 5 की टेबल सही है, इजॉटी EJOTY, इजॉटी 5 की टेबल, 5 10 15 20 25। ठीक है ना। चलिए, इसमें भी आपको घूम फिर के सिर्फ 2 ही याद करने होंगे, J और O, J और O, क्योंकि टी याद करने का भी हमारे पास टेक्निक होती है T20। ठीक है ना, आपको पता है ना T20 मैचेस होते हैं क्रिकेट के, इंडिया में तो सबको पता है T20 मैचेस होते हैं 20 ओवर वाले मैचेस, तो उसे T20 तो याद हो जाता है। ठीक है ना, T20 याद हो जाता है। ई का 5, वाई का 25 याद रहता है। ठीक है ना, क्योंकि पहले 5 में आ जाता है, आखिरी के 3 में आ जाता है। तो आपको मेन फोकस रखना है JO पर, JO 10 15, JO 10 15। ठीक है ना, JO 10 15। चलिए, बाकी के मैं आपको याद कराता हूँ। तो जो जो हमें हो गए हैं वो लिख लेते हैं, JOT, जॉट 10 15 20, 5 और 25। ठीक है ना, ये सारे हो गए आपके। अब सुनो, ध्यान से सुनना। F फॉर फिक्स, फिक्स से याद आएगा 6। ठीक है ना, F फॉर फिक्स, फिक्स से याद आएगा 6, और 6 हो गया इसका न्यूमेरिक कोड। G की टेल में अगर हम एक डैश मारें तो G की टेल 7 जैसी लगती है, तो आपको G की टेल से 7 याद आ जाएगा कि भाई G है, G में अगर एक डैश मारे तो 7 लगता है। और 2 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनमें टेल होती है, एक होता है G और एक होता है Q। तो टेल वाले नंबर में 7 आता है, ये आपको पता होना चाहिए। G में 7 आता है और Q में भी 7 आता है, तो Q क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 2 टेल वाले नंबर होते हैं, G का 7 याद हो जाएगा, टेल पर एक डैश, एक लाइन खींचने से। ठीक है ना, और Q की टेल में भी एक लाइन खींचने से भी 7 जैसा लगेगा। ठीक है ना, 7 जैसा लगेगा, और इससे 17 याद आ जाएगा आपको। H जो है, H, इसमें अगर मैं इसके एंड्स को क्लोज कर दूं डॉटेड लाइन से, तो ये एक 8 लग रहा है। कैलकुलेटर पे 8 ऐसे ही लगता है ना, कैलकुलेटर का 8 देखा है, ऐसे ही होता है बिल्कुल। तो 8 से आपको क्या याद आ जाएगा, H से क्या याद आ जाएगा, 8 याद आ जाएगा। ठीक है ना, जो बंदा पतला होता है, एकदम पतला, उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई तू तो माचिस की तिल्ली है, बोलते हैं ना एकदम पतले बंदे को कि भाई मेरे एक माचिस की तिल्ली जैसा दोस्त है। ठीक है ना, तो माचिस की तिल्ली जो होती है वो एकदम प्लेन तो नहीं होती, उसमें ऊपर क्या होता है, वो ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का क्या होता है, वो पाउडर सा लगा होता है, पाउडर सा ऐसा सा होता है। अभी माचिस की तिल्ली से आपको क्या याद आ रहा है, 9 भी तो ऐसा ही होता है कुछ।
ठीक है ना, तो आपको क्या याद आ जाएगा 9। आई माचिस की तिल्ली, माचिस की तिल्ली में ऊपर क्या होता है मसाला गोल गोल, तो 9 याद आ जाएगा। किंग्स 11 पंजाब, याद है किंग्स 11 पंजाब, ठीक है ना, क्या है टीम है, पंजाब की टीम है किंग्स 11 पंजाब, तो के से किंग्स 11 पंजाब, के का हो गया 11 ठीक है ना। एल फॉर लायन, लायन, ठीक है ना, एल फॉर लायन एंड लायन की टेल, ठीक है ना, देखो बहुत बहुत वाहियात बहुत बेहुदा है बट कोई नहीं। एल फॉर लायन, लायन की टेल ऐसी, ठीक है ना, एल फॉर लायन, लायन की टेल से आपको क्या याद आया 2 और 2 से 12, ठीक है ना, एल फॉर लायन, लायन की टेल, टेल 2 जैसी और 2 से क्या याद आया 12, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा वाहियात यही है ऐसे याद करने में चलिए एक ये वाहियात और एक एस वाला वाहियात है। चलिए एम को अगर मैं यहाँ पे एक पंच मारूं तो एम जा कर के गिर जाएगा, देखो गिर गया, गिरा हुआ है एम, ठीक है ना, सीधा खड़ा हुआ था ये गिरा हुआ है, तो एम को अगर एक पंच मारो गिर जाएगा, क्या लगेगा 3 लगेगा, 3 जैसा लग रहा है, 3 से 13। एन जो है एन, ठीक है ना, एन जो है एन, एन में अगर मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दूं, एन में अगर मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दूं, या फिर मैं एन जो है एन, एन में ये साइड थोड़ी नीचे कर दूं, ये वाली साइड थोड़ी नीचे कर दूं, तो 4 जैसा लगता है, दिख रहा है ना 4 जैसा, ये देखो 4 जैसा लग रहा है हल्का हल्का, ठीक है ना, 4 जैसा लगता है, तो एन से आपको याद आएगा 4 और 4 से याद आएगा 14, प्लस आपको पता है कि देयर आर 26 अल्फ़ाबेट, तो जो बीच के 2 अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं एम और एन, एम और एन, एम और एन, और 26 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 13, तो 13 एंड 14, इस तरीके से भी आपको ये याद हो सकता है। ओ इजोटी 15, पी जो है पी को मैंने ना दूसरी साइड से घूसा मारा, तो पी जा कर के गिर गया, ये देखो पी गिरा हुआ है, उल्टा उल्टा आकर के गिर गया, उल्टा होकर के गिर गया, ऊपर से एक पंच मारा तो देखो आकर के ऐसे गिर गया ये, ठीक है ना। पी से क्या आ जाएगा 6 और 6 से 16, ठीक है जी। आर जो है आर में देखो मैंने क्या किया डॉटेड लाइंस बना दी यहाँ पर, डॉटेड लाइंस, अबे आर भी टेढ़ा मेरा 8 लग रहा है 8, ठीक है ना कहीं देखो 8 जैसी फीलिंग दे रहा है हमको, ये 8 जैसी फीलिंग दे रहा है, ठीक है ना, तो 8 से 18 याद आ जाएगा, आर से 8 से 18, ठीक है ना। एस जो है एस, हमको पता है कि भाई S20 एक मोबाइल फ़ोन आता है सैमसंग का, S21 भी एक मोबाइल फ़ोन आता है, ठीक है ना, एक मोबाइल फ़ोन नहीं आया और वो कौन सा था S19 कोई फ़ोन नहीं आया सैमसंग का, तो एस से S19, एस और सैमसंग के एक फ़ोन आता है S20 आता है, S21 आता है, बट कौन सा नहीं आता S19 नहीं आता, ठीक है ना। यू से याद आएगा यूनिटी, यू फॉर यूनिटी, इकोनॉमिक्स में यूनिटी का क्या मतलब होता है 1 से 21, यू फॉर यूनिटी 121। विक्ट्री का साइन देखा आप लोगों ने, जब भी कोई टीम मैच जीतती है तो विक्ट्री का साइन देती है, कैसे साइन होता है, जो फिंगर्स होती है लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर्स और राइट हैंड की 2 फिंगर्स दिखाती है विक्ट्री का साइन, ठीक है ना, देखा होगा आप लोगों ने विक्ट्री का साइन ऐसे ही बनाते हैं वो फिंगर्स, या फिर गूगल कर लेना बैठ करके विक्ट्री साइन, तो वो 2 फिंगर्स दिखाते हैं सारे प्लेयर्स, विक्ट्री का साइन होता है, तो 2 फिंगर्स 22, ठीक है ना, विक्ट्री का साइन 2 फिंगर्स 22। और देखो जी डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू को भी मैं एक पंच मार रहा हूँ, 3 लेटर्स को पंच मारा जाता है, एम को, पी को और डब्ल्यू को, एम को मारा गया इस साइड से, पी को मारा गया ऊपर से और डब्ल्यू को मारा गया इधर से। डब्ल्यू को जब मैंने इधर से पंच मारा तो डब्ल्यू ऐसे गिर गया, ऐसे दिख रहा है ये डब्ल्यू, ठीक है ना, और कैसे दिख रहा है 3 जैसा, तो 23, डब्ल्यू से याद आएगा 3, 23, लो जी हो गए सारे, ठीक है ना, सारे हो गए ए से लेकर के जेड तक। अब ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखो भाई पहला क्वेश्चन है जो नील है, नील ये एक वर्ड है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज नील इज रिटन एज, इसका कोड क्या है MOHJKM। अब ये बोल रहा हाउ विल बॉन्ड बी रिटन इन दैट लैंग्वेज, तो जो वर्ड बॉन्ड है ये इसी लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा, ये कौन सी लैंग्वेज है, कोडेड लैंग्वेज है, तो ये कोड बॉन्ड का क्या होगा ये पूछ रहा है हमसे, बॉन्ड का कोड क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए वही
हम क्या करेंगे, इनके नंबर कोड्स लिखेंगे। एन से 4 याद आ रहा है, 4 से 14, आई से माचिस की तिल्ली 9, एल से लायन, लायन से 2 12, तो 4 9 12 हो गया NIL का। एम का हो गया 13, EJOTY 15, H 8, ठीक है ना, EJOTY एजॉटी 5 की टेबल, किंग्स 11 पंजाब, एम से 3 3 से 13। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर 3 लेटर्स है, यहाँ पे 6 लेटर्स है, तो कहीं ना कहीं यहाँ का एक लेटर यहाँ के 2 लेटर से एसोसिएटेड होगा। ठीक है ना, आपको दिमाग में रखना है चीज़ कि अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो इसका एक लेटर इसके 2 लेटर से एसोसिएटेड होगा। अब ये एसोसिएशन ढूंढना है। हमें पता है कि 14 जो है वो 13 और 15 के बीच में आता है, 9 जो है वो 8 और 10 के बीच में आता है, और 12 जो है वो 11 और 13 के बीच में आता है। दिख गया हम लोगों को, हमें पैटर्न समझ आ गया। तो बी जो है बी का होता है 2, EJO 15, एन का 14 और डी का 4। ठीक है ना, BOND। अब हमें क्या पता है कि अगर ये 14 था तो यहाँ पे 13 और 15 था, यानी कि 14 से 1 कम 1 ज़्यादा, फिर 9 से 1 कम 1 ज़्यादा, फिर 12 से 1 कम 1 ज़्यादा, तो 2 से 1 कम और 1 ज़्यादा लिखेंगे, यानी 1 और 3। 15 से 1 कम और 1 ज़्यादा, 14 से 1 कम और 1 ज़्यादा, और 4 से 1 कम और 1 ज़्यादा, लिख दिया। 13 M हो गया, 14 N हो गया, P से 6 याद आया था, 6 से 16 M, ठीक है ना, 15 EJOTY, 3 ABC, ठीक है ना, 5 ABCDE। ठीक है जी, बात समझ आ गई। ठीक है ना, तो एक कोड बन गया MNPMOCE। अरे मैंने कुछ गलत कर दिया, सॉरी। ये 2 था तो ये 1 और 3 है, ये 13 नहीं है, ये 1 और 3 है, तो ये है A और ये है C। ठीक है ना, फिर 15 का 14 और 16 है, ये 2 से 1 कम 1 ज़्यादा, मुझे लगा 13 है तो मैंने M लिख दिया, बट ये 1 और 3 है तो A और C आएगा। ठीक है, 14 16 13 15 और 3 और 5। ठीक है ना, इस तरीके से बताइए। तो ACNPMOCE, ACNP ये गलत हो गया, AN हो गया, ये गलत हो गया, ACNPMOCE ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया इजी लेटर कोडिंग का। तो देखो ये इसका आंसर है, इस तरीके से हो जाता है ये। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, इसको ध्यान से देखना। एक वर्ड है टॉप और उसका कोड है OQNPSU, फिर एक वर्ड है सन और इसका कोड आपको बताना है। ठीक है ना, अगेन हम क्या करेंगे, T20 EJOTY और P से 6 6 से 16, EJO टेल से 7 7 से 17, N से 4 4 से 14, P से 6 6 से 16, F20 आया, F21 आया बट F19 नहीं आया, U से यूनिटी यानी 1 1 से 21। यहाँ पे भी 3 लेटर, यहाँ पे 6 लेटर, यानी यहाँ का एक लेटर इधर के 2 लेटर से एसोसिएटेड होगा, यहाँ का एक लेटर यहाँ के 2 लेटर से एसोसिएटेड होगा, यहाँ का एक लेटर यहाँ के 2 लेटर से एसोसिएटेड होगा। बट दिक्कत क्या है कि वो एसोसिएशन नहीं दिख रहा, बट दिख भी गया, लो जी दिख गया। ये देखो 20 जो है उससे एक छोटा एक बड़ा, यानी 20 जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा। 15 जो है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, 14 और 16 के बीच में, और 16 जो है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, 15 और 17 के बीच में। दिख गया, क्लियर है। अब कर लोगे आगे ये क्वेश्चन, अब आगे आपको करना है। ठीक है ना, ये देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सिमिलर SIMILAR is written as IZORNRH, then how will vector be written in that language? तो बताओ जी वेक्टर को इस लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। ठीक है जी, वेक्टर को इस लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो हम अगेन वही क्या करेंगे, S19 I माचिस की तिल्ली, M से 3 3 से 13, I से 9, L से लायन की टेल 2 2 से 12, A1, R से 8 8 से 18।
ठीक है ना। फिर I-26, EJO, R से 18, N से 14, R से 18 और H से 8। अब देखो दिक्कत क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे जितने लेटर्स एक वर्ड के अंदर है उतने ही लेटर्स कोड के अंदर है, यानी कि एक लेटर वर्ड का एक लेटर कोड के से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है, बट इस क्वेश्चन में वो एसोसिएशन नहीं मिलता। ढूंढ के देख लो, बताओ जी 19 है तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 26 है, ठीक है ना। और अगर पीछे से देखा जाए तो यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 18 है, ठीक है। यहाँ 13 है तो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 18 है। कोई मैच, कोई मेल ही नहीं खा रहा भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं थोड़े मुश्किल, थोड़े से। अब इन क्वेश्चन की भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जब क्वेश्चन आप ट्राई कर लो इस तरीके से, जिस तरीके से अभी हमने ट्राई किया, और आपसे ना हो, आपको ना पता चले कि भाई क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना, किस तरीके से एक लेटर वर्ड का एक लेटर कोड के से अटैच है, किस तरीके से वो रिलेटेड है, तो आप फिर अगली स्टेज क्या आती है, क्या कर सकते हो। जैसे हमें पता है कि एक नॉर्मल पैटर्न के अंदर, नॉर्मल पैटर्न यानी कि नॉर्मल ऑर्डर के अंदर ए का कोड 1 है, बी का कोड 2 है, सी का कोड 3 है एंड जेड का कोड 26 है। ऐसे रिवर्स ऑर्डर के केस में चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। उल्टी यानी कि अब z का जो कोड है वो 1 बन जाएगा, y का कोड जो है वो 2 बन जाएगा, x का कोड जो है वो 3 बन जाएगा, यानी रिवर्स ऑर्डर। यानी जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, उनको अगर हम रिवर्स ऑर्डर में पढ़ें, ठीक है ना, तो उनके नंबर कोड्स क्या होंगे। तो सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर में z आएगा तो उसका नंबर कोड हो गया 1, फिर y आएगा उसका हो गया 2, आखिरी में कौन सा आएगा, a आएगा, तो a का क्या हो गया 26। अब आप बोलोगे सर इतनी मुश्किल से तो हमने वो नॉर्मल ऑर्डर वाले याद करे, अब रिवर्स वाले कैसे करेंगे। रिवर्स वाले याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, और तरीका है 27 माइनस नॉर्मल नंबर कोड, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है। देखो मुझे बताइए, जो ए अल्फ़ाबेट है उसका नॉर्मल नंबर कोड क्या होता है 1, तो 27 माइनस 1 लो जाएगा रिवर्स नंबर कोड। जो z है उसका नॉर्मल नंबर कोड क्या होता है 26, लो जी आ गया रिवर्स नंबर कोड, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो डी जो है इसका नॉर्मल नंबर कोड क्या होता है 4, तो रिवर्स ऑर्डर कोड क्या आ जाएगा 23। देखो ये होगा 23, 24, 25, 26। यानी आपको क्या याद रखना है कि 27 में माइनस करना है नॉर्मल नंबर कोड, तो आपको उसी अल्फ़ाबेट का रिवर्स नंबर कोड पता चल जाएगा। बात समझ आ गई, एकदम ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। अब वो चीज़ इस क्वेश्चन में यूज़ होगी, ये सेम चीज़ इस क्वेश्चन में यूज़ होगी। बताइए जी एस का जो रिवर्स नंबर कोड है वो क्या होगा 27 माइनस 19 यानी कि 8। आई का रिवर्स ऑर्डर कोड क्या होगा 27 माइनस 9 यानी कि 18। फिर 27 माइनस 13 14, 27 माइनस 9 18, 27 माइनस 12 15, 27 माइनस 1 26 और 27 माइनस 18 9। अब आपको रिलेशनशिप दिख जाएगा। देखो 8 एरा 8 एरा, 18 एरा 18 एरा, 14 एरा 14 एरा, 18 18, 15 15, 26 26, 9 और 9 दिख गया। अब हमें पता चल चुका हमें क्या करना है। हम सबसे पहले नॉर्मल नंबर कोड लिखेंगे 2 5 3 T20 EJOTY और R का 18, ये लिख लिया हमने नॉर्मल नंबर कोड। अब इनके रिवर्स नंबर कोड लिखते हैं, तो 27 माइनस 2 25, 27 माइनस 5 22, 27 माइनस 3 24, 27 माइनस 20 7, 27 माइनस 15 12 और 27 माइनस 18 9। हो गया क्लियर, इजी। अब आपको क्या करना है, 8 यहाँ पे सबसे पहले था तो कोड में 8 एंड में था, तो 25 को एंड में लिख दूंगा, फिर 22 को यहाँ पे लिखूंगा, फिर 24 इधर लिखेंगे, फिर 7, फिर 12 और फिर 9, ठीक है ना। ये देखो इस तरीके से एसोसिएटेड है ना ये, इस तरीके से, तो इसी तरीके से मैंने इनको अरेंज कर दिया।
ठीक है ना, 25 सबसे एंड में पहुंच गया, 20 सेकेंड लास्ट एंड सो ऑन। अब 8 का नॉर्मल नंबर कोड, 18 का नॉर्मल नंबर कोड, 14 का नॉर्मल नंबर कोड, ठीक है ना। तो अब आपको नॉर्मल नंबर कोड्स लिखने हैं। आई 12 11 और 12 लायन, 2 से लायन याद आता है, लायन की टेल से 2 तो एल, ठीक है ना। जी, ठीक है ना, जी होगा टेल, क्यू और जी दो नंबर, दो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। एक्स वाई जेड, ठीक है ना, विक्ट्री, और एक्स वाई जेड, वाई जेड 25। तो आई एल जी एक्स वी वाई, ये आपका कोड आ गया। आई एल जी एक्स वाई वी आई गलत है, ठीक है ना, वी वाई होना चाहिए। आई एल जी एक्स वी वाई, लो जी बी ऑप्शन आ गया। ओके जी, इजी, ठीक है ना। ये होता है सबसे मुश्किल क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का जो भी हमने किया। अगर आपको ये समझ आ गया फिर तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। कोडिंग डिकोडिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं जो सुपर सिंपल होता है। बताओ टी का नंबर कोड क्या होता है 20, आई का क्या होता है 9, जी का क्या होता है 7, ई का क्या होता है 5 और आर का क्या होता है 18। लो जी ये और ये मैच कर रहे हैं, 2097 2097 518 518। तो आपको पता है कि सिंपली इनके नंबर कोड्स लिखे और कोड बन गया है। तो भाई जब तेंदुलकर का नंबर कोड बताना है, ठीक है ना, इसका बताना है कोड क्या होगा, तो TENDULKAR सबके नंबर कोड्स लिख दो, आ जाएगा आंसर। तो टी का क्या होता है 20, TENDULKAR, बन गया नंबर कोड। अब जल्दी करने का ऑप्शन क्या, देखो जल्दी, अब आपको ये ऑप्शन में चेक करना है, इसमें भी टाइम लगाते हो आप लोग। आप क्या करते हो 20541, आप देखोगे 20514 कहाँ लिखा है, तो आप देखोगे 20514 तो इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है। फिर आगे देखोगे 421 का लिखा है, तो 421 यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। तो इसमें टाइम लग रहा है ना। उल्टा करो, उल्टा उल्टा नहीं, पीछे से देखो 11118 किस में लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है लिखा है, और यहाँ पे भी नहीं लिखा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो गया। जल्दी पता चल गया, ठीक है ना। जल्दी ढूंढने के लिए तरीका है ये। पीछे से देखो भाई, ठीक है ना, पीछे के देखो सारे डिफरेंट है और आगे के सारे सेम है, पीछे से देखो जल्दी हो जाएगा। ओके, तो ये थे आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस जो हमने प्रैक्टिस करे। अब आपको बाकी क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस करना है बुक में से, ठीक है ना। अब हमने जो फर्स्ट कैटेगरी थी वो कर ली है, फर्स्ट कैटेगरी कर ली है लेटर कोडिंग। अब हम करेंगे जल्दी से मिक्स्ड लेटर कोडिंग एंड मिक्स्ड नंबर कोडिंग, जिसके क्वेश्चन सुपर इजी होते हैं। देखो आपके सामने क्वेश्चन है मिक्स्ड लेटर कोडिंग का, न्यू बैंकिंग सिस्टम मीन्स SSTPNA, ठीक है ना। ये कितने कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3, और जो कोड है उसके अंदर भी 1 2 3 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स हैं। फिर ऑफिसर इन यूनिफॉर्म ORMUAT, न्यू बैंक ऑफिसर ORBKNA, और सिस्टम इन बैंक BKATSS। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कोड है व्हाट इज द कोड फॉर IN, जो IN है IN इसका कोड क्या होगा, ये जो IN है इसका कोड क्या होगा। अब बच्चों को लगता है कि सर IN जो है वो बीच में आ रहा है, तो ये लो जी हो गया कोड। मैं बोलूँगा अगर ये कोड है तो इसका जो IN है इसका तो AT है, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं भाई, ये AT है तो ये MU है, तो कोई एक होगा ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि दोनों हो जाएंगे। और एक होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो MUAT हो, वो कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, बहुत इजी होता है, ध्यान से समझना। आपको दिख गया कि ऑफिसर इन यूनिफॉर्म और सिस्टम इन बैंक, ये दो ही जगह IN का यूज़ हो रहा है, और ऑफिसर इन यूनिफॉर्म और सिस्टम इन बैंक में इन दोनों स्टेटमेंट्स में सिर्फ एक चीज़ कॉमन है IN। यहाँ पे भी IN है और यहाँ पे भी IN है। यहाँ पे ऑफिसर वर्ड लिखा है और यूनिफॉर्म वर्ड लिखा है जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब आप देखो कि इनके जो कोड्स हैं इनमें क्या कॉमन है, वो IN का कोड हो जाएगा। OR यहाँ पे है बट नीचे नहीं है, MU यहाँ पर है बट नीचे नहीं है, AT यहाँ पर भी है और AT यहाँ पर भी है, यानी कि AT हो जाएगा IN का कोड, AT। ईजी, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है ना। ऐसे आगे देखो, अगला बोलता है व्हाट डज द कोड BK स्टैंड फॉर। जो BK कोड है वो, जो BK कोड है BK, एक एरा एक एरा BK कोड, और कहीं तो दिख नहीं रहा आप लोगों को, ये किस वर्ड के लिए यूज़ हो रहा है। अब देखो ये जो दो स्टेटमेंट्स है, न्यू बैंक ऑफिसर एंड सिस्टम इन बैंक, ठीक है ना, इनके जो कोड्स हैं इनमें सिर्फ BK और BK कॉमन है। ORNA नीचे नहीं है ऊपर है, ATSS नीचे है बट ऊपर नहीं है।
अब इन स्टेटमेंट्स में क्या कॉमन है वो ढूंढ लो। तो देखो स्टेटमेंट्स में BK और BK यानी बैंक और बैंक कॉमन है, दिख रहा है, और कुछ तो कॉमन नहीं है, यानी BK स्टैंड्स फॉर बैंक। बस इतना सा करना होता है आप लोगों को, सुपर इजी। जो भी हमने किया उनसे तो आसान है, ठीक है ना, तो इसलिए इसके चांसेस आने के कम होते हैं। और देखो अगला वो भी इजी है। इन अ सर्टेन कोड लीव्स आर ग्रीन, ठीक है ना, का कोड है 4 6 7। ग्रीन इज गुड का कोड है 4 8 5 और दे आर पेइंग का कोड है 6 3 9। अब ये बोल रहा है कि नंबर कोड क्या होगा लीव्स का, जो लीव्स हैं लीव्स, इनका नंबर कोड क्या होगा। अब अगर आप ये सोचते हो कि लीव्स का नंबर कोड सर 4 होगा तो आप गलत हो, क्योंकि 4 तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर वो ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो चीज़ गलत है, ऐसे नहीं होगा, सोचना पड़ेगा भाई। कैसे सोचे, तो देखो हमें दिख रहा है कि 4 और 4 यहाँ पे कॉमन है, 6 7 और 8 5 है, तो इन दो सेंटेंस में क्या कॉमन है, ग्रीन और ग्रीन, यानी 4 जो कोड है वो ग्रीन का है, 4 जो कोड है वो ग्रीन का है। आगे देखो 8 5 यहाँ पर नहीं है, अच्छा 6 और 6 देखो कॉमन दिख रहा है पहले में और आखिरी में। और इन स्टेटमेंट्स में क्या कॉमन है ढूंढो, लीव्स आर और दे आर कॉमन है। यहाँ पे पेइंग नीचे लिखा है ऊपर नहीं लिखा, लीव्स ऊपर लिखा है नीचे नहीं लिखा, यानी कि जो 6 कोड है वो किसका हो गया, आर का हो गया। आर का क्या कोड हो गया, 6। अब 4 अगर कोड ग्रीन का है और 6 अगर कोड आर का है, तो लीव्स का कोड क्या हो गया, लीव्स का कोड क्या हो गया 7, ठीक है ना, लीव्स का कोड क्या हो गया 7। तो लो जी इसका कोड आ जाएगा 7। इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, बहुत इजी होते हैं, सुपर इजी। फिर आखिरी हमारे चैप्टर के टॉपिक है ऑड मैन आउट सीरीज़। ये भी बहुत इजी हैं, इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है, नो फार्मूला ओनली लॉजिक, ठीक है ना। क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे ऐसे नहीं आते, ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होते हैं, बुक में देख लेना कैसे होते हैं, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि ऑड वन आउट बताओ, 5 7, ठीक है ना। अब बोलेगा कि इसमें बताओ ऑड वन आउट कौन सा है, ठीक है ना, ऑड वन आउट कौन सा है। आप लोग देखते ही बोलोगे इस क्वेश्चन को कि ऑड वन आउट है सर 2, क्योंकि बाकी के सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं, 2 एक अकेला इवन नंबर है। बट जब ऑप्शन देखोगे ऑप्शन में 2 होगा ही नहीं, ऑप्शन में 2 होगा ही नहीं, तो आपको समझ आएगा भाई 2 तो नहीं है, 2 तो ऑप्शन में नहीं है, यानी 2 ऑड वन आउट नहीं है। दूसरा दिमाग में आएगा कि नन हो जाएगा, फिर तो नन हो जाएगा, बट नन ऐसे क्वेश्चन का आंसर जनरली नहीं होता, मोर देन 90% केसेस में नहीं होता, मोर देन 95% केसेस में नहीं होता। तो अब आपको इसमें डिफरेंट लॉजिक चेंज करना है। आपको पता है 2 3 5 7 11 और 13 प्राइम नंबर्स होते हैं, बट 9 एक प्राइम नंबर नहीं होता, 9 एक प्राइम नंबर नहीं होता, तो ये भी तो ऑड वन आउट दिख रहा है इस एंगल से, तो 9 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ऑड वन आउट के। आपको कोई मिसिंग नंबर फाइंड आउट नहीं करना, आपको ये नहीं बोला जाएगा फाइंड द मिसिंग नंबर, जो नंबर्स हैं उन्हीं में एक नंबर गलत है वो आपको बताना होगा, ठीक है ना। तो ये तो एकदम ही बच्चों वाले एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिए हैं, कर लो एक बार। विच वन ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो इज डिफरेंट, तो हम क्या बोलेंगे कि ब्लैकबेरी फ्रूट, पोटैटो वेजिटेबल है, तो ये ऑड वन आउट हो गया। फाइंड द ऑड वन आउट ABCD, आप बोलोगे सर इसमें तो क्या 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 करें, मैं बोलूँगा देखो A अकेला वॉवल है, BCD वॉवल्स नहीं है, तो A ऑड वन आउट हो गया। फिर अगला है ABC BCD CDE DEF और EFG। आपको लगेगा इसमें ऑड वन आउट कैसे ढूंढे, ये तो एकदम सही पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना। ABC में पहले A हटा दिया तो BCD बन गया, फिर B हटा गया CDE बन गया, फिर C हटा दिया DEF बन गया, फिर D हटा दिया EFG बन गया। बिल्कुल सही लग रहा है तो देखने में, इसमें भी देखो ऑड वन आउट निकल सकता है। A एक वॉवल है, ठीक है ना, BCD के अंदर कोई वॉवल है नहीं, ठीक है ना, CDE में वॉवल है, DEF में वॉवल है और EFG में भी वॉवल है। AEIOU क्या होता है, वॉवल्स होते हैं, यानी B ऑप्शन इज ऑड वन आउट क्योंकि इसके अंदर एक भी वॉवल नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही फाइंड द ऑड वन आउट 13 23 33 43, ठीक है ना। अब आपको लगेगा सारे तो ऑड नंबर है, सबका एंड 3 से हो रहा है, बट हमें पता है कि ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, बट ये एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो सिर्फ एग्जैक्टली 2 नंबर की टेबल में आता है, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, तो 2 जो है वो 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है।
3 जो है वो 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है। 5 जो है 1 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है। 7 जो है 1 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है। 9 एक प्राइम नंबर क्यों नहीं होता? क्योंकि 9 जो है 1 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और 9 की टेबल में भी आता है, इसलिए एक प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है ना। और 1 भी एक प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 1 सिर्फ 1 की टेबल में आता है। और मैंने क्या बोला, वो नंबर जो सिर्फ 2 टेबल्स में आता है, एग्जैक्टली 2 टेबल्स में आता है, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। और 1 जो है वो सिर्फ एक ही टेबल में आता है, 1 की टेबल में, बाकी किसी की टेबल में तो आता नहीं है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होता। तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए, तो ये बाकी भी क्वेश्चंस हैं, मैं इजी क्वेश्चन है, बुक से करना वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो अब जल्दी से बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? फटाफट बताओ भाई। बाकी भी बच्चे बता दो भाई। चलिए, आपको बुक से कुछ क्वेश्चंस डाउट है तो वो पूछो। नंबर सीरीज, कोडिंग, डी कोडिंग के कोई बुक से क्वेश्चंस है जो डाउट है वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। बताइए, एनी डाउट्स फ्रॉम बुक? बुक के क्वेश्चंस में इस चैप्टर से कोई डाउट जो मैंने आपको बुक दिया है? नहीं है क्या? चलो भाई, नहीं है तो अच्छा ही है। चलिए फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। किसी को कोई डाउट आया नहीं है तो ट्राई कर लेना बाकी क्वेश्चंस, ठीक है ना। डाउट हो तो पूछ लेना। अगला चैप्टर है हमारा डायरेक्शन सेंस टेस्ट। वेरी 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 इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। चैप्टर के अंदर उतनी अकल नहीं लगानी जितनी पिछले चैप्टर में लगानी थी। इस चैप्टर में हमें क्या करना है, जो जो क्वेश्चन बोलेगा बिल्कुल वैसे वैसे करते रहना है। देखो पहले एग्जाम्पल देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जब भी डायरेक्शन सेंस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले तो डायरेक्शन चार्ट बनाना है, ठीक है ना। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। इंडिया का मैप याद करना है, इंडिया का मैप, एक वर्चुअल इंडिया का मैप याद रखना है। इंडिया में सबसे ऊपर क्या है? कश्मीर, क्या बोलते हैं उसको? नॉर्थ इंडिया। इधर क्या है? वेस्ट बंगाल, क्या बोलते हैं? ईस्ट इंडिया। फिर नीचे क्या है? तमिलनाडु, ठीक है ना। केरला, क्या बोलते हैं? साउथ इंडिया। और वेस्ट में क्या है? गुजरात, और क्या बोलते हैं? वेस्ट इंडिया, ठीक है ना। इधर साइड क्या है? गुजरात, उसको क्या बोलते हैं? वेस्ट इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है ना। और आपको ये भी याद होगा कि इस साइड जो स्टेट्स हैं, इस साइड कौन कौन से स्टेट्स हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है ना। आप उसको बोल नहीं सकते, वो ये नहीं बोल सकते कि वो ईस्ट में है, वो इधर कहीं है। नेपाल और वो इधर कहीं वो है, वो स्टेट्स, वो सारे स्टेट्स इधर कहीं है। तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, क्योंकि वो स्टेट्स ना ही ईस्ट में है ना ही नॉर्थ में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो डायरेक्शन कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। इसी तरीके से इस साइड भी स्टेट्स हैं आपके, ठीक है ना, जैसे कि कर्नाटका हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? साउथ ईस्टर्न स्टेट्स हो जाते हैं, साउथ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है ना। ऐसे इस साइड भी आपके स्टेट है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, मुंबई, गोवा, ये क्या है? साउथ वेस्टर्न स्टेट्स हैं, साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन है ये, ठीक है ना। एकदम साउथ में नहीं है वो, एकदम वेस्ट में भी नहीं है, वो इंडिया के इस वाले, जो इंडिया का ये वाला पार्ट होता है इसमें है, ठीक है ना। और इसी तरीके से इधर जो स्टेट्स हैं, कौन से? राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान। तो क्या हो गया? नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट हो गया। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो है वो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, साउथ और ईस्ट के बीच में जो साउथ ईस्ट है, और साउथ और वेस्ट के बीच में जो वो साउथ वेस्ट है। आपको याद रखना है कि अगर इधर भी कोई है, इधर भी कोई है, वो भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, इधर भी कोई है, वो भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, इधर भी कोई है, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। जब तक कोई एग्जैक्टली नॉर्थ में, एग्जैक्टली ईस्ट में नहीं है, और इन दोनों के बीच में कहीं भी है, हम बोलेंगे वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ईस्ट यानी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन पे आना चाहिए, और नॉर्थ यानी कि परफेक्टली वर्टिकल लाइन पे आना चाहिए, तभी वो कोई भी पर्सन नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में बोला जाएगा। बट अगर कोई पर्सन यहाँ पर भी लोकेटेड है, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, क्योंकि ना ही वो नॉर्थ में ना ही वो ईस्ट में, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है,
यहाँ पर भी है तब भी नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे 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 है तब भी नॉर्थ ईस्ट। अब ये मत बोलना फिर ये तो नॉर्थ के पास है ऐसे तो नॉर्थ बोल दो ना, नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे, ठीक है ना। सारी डायरेक्शन जितनी भी मैंने डॉट्स लगाए सब नॉर्थ ईस्ट है, ऐसे ही सारे डॉट्स जो है ये सब क्या है, साउथ ईस्ट है, सब साउथ ईस्ट है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलो, तो जब भी क्वेश्चन आता है डायरेक्शन सेंस का तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसमें डायरेक्शन चार्ट बनाना है और आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक डायरेक्शंस बनानी है। उसके अंदर 4 बेसिक डायरेक्शन होती हैं, कौन कौन सी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, और 4 एडिशनल डायरेक्शंस होती हैं, कौन सी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा डायरेक्शन सेंस का तो आपको एक बेसिक वाला डायरेक्शन चार्ट बनाना है, यानी उसमें इन एडिशनल डायरेक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है। हटा दो इनको, ओहो ओहो ओहो, ज़्यादा लोड डाल दिया लगता है हमने उसके ऊपर, ठीक है। चलिए, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, इसको डबी कर देते हैं यार। चलिए, अब बाकी आपको काम क्या करना है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से बस चलना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे अपनी लाइंस बनाते रहना है और फिर जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर देना है। बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है ना। उसमें जो दिक्कतें आती है वो मैं भी आपको थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। पहले एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोलता है, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, मिटाइए दो भाई पूरा, इस क्वेश्चन के लिए अलग अलग बनेंगे डायरेक्शन चार्ट। 3 बनाए मैंने, ठीक है ना। तीनों में ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, ठीक है जी। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, क्या बोलते हैं कि अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन नॉर्थ बन जाए, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, अगर साउथ ईस्ट यानी कि साउथ ये वाली डायरेक्शन जो है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो क्या बन जाए, वो नॉर्थ बन जाए, वो नॉर्थ बन जाए। फिर क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन वो क्या बन जाए, वो वेस्ट बन जाए, ये रही। तो बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करा जाए अगर, तो बताइए कि वेस्ट डायरेक्शन क्या बन जाएगी। ये जो आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन बताओ जी क्या बन जाएगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको पैटर्न एनालाइज करना है। आप ग्रीन लाइन से रेड लाइन पे पहुंचना चाहते हो, ग्रीन लाइन से रेड लाइन पे पहुंचना चाहते हो, क्या है, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ यानी ग्रीन लाइन जो है वो रेड लाइन बन जाती है, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट यानी ग्रीन लाइन रेड लाइन बन जाती है। तो इसी तरीके से वाली ग्रीन लाइन जो है ये रेड लाइन किस डायरेक्शन में फेस करेगी, फिर उसकी पैटर्न देखो। ये 45 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो हम क्या बोलेंगे कि ग्रीन लाइन से अगर रेड लाइन पे पहुंचना है तो हमें क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा 90 + 90 + 45 डिग्री यानी कि 225 डिग्री। क्या वो पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा है, देखते हैं। ग्रीन लाइन से रेड लाइन जाना है और कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज। तो ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो 90 + 90 + 45 सेम पैटर्न हो रहा है, सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम पैटर्न। तो अब यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो करो, ठीक है ना। 90 + 90 + 45। तो जब 45 डिग्री पर हम लाइन बनाएंगे, 45 डिग्री की लाइन बनाएंगे तो लाइन ऐसी सी बनेगी। तो बताओ जी वेस्ट क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा साउथ ईस्ट। तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है ना। इतना सा लॉजिक लगाना और कुछ भी नहीं करना हम लोगों को, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओहो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो भाई ध्यान से समझना क्वेश्चन को। सबसे पहला काम डायरेक्शन चार्ट बनाना,
और इसमें डायरेक्शंस लिखना नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। और जी अगला काम करें। राफिक वॉकड 20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। अब आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमेशा करनी है इस फिक्स्ड पॉइंट से। ये जो बीच का पॉइंट होता है इसको हम फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे राफिक को और 20 मीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में वॉक करवाएंगे। हम मान के चलते हैं 20 मीटर है, 20 मीटर्स। देन ही टर्न अ राइट, फिर उसने राइट टर्न लिया, ठीक है ना। अगर आप ऊपर जा रहे हो तो आपका राइट हैंड इस साइड होगा और लेफ्ट हैंड इस साइड होगा, बात समझ आ गई। तो अगर वो राइट मुड़ेगा तो इधर को मुड़ेगा, तो राइट मुड़ा और 30 मीटर वॉक किया। अगर ये इतनी बड़ी लाइन 20 मीटर की है तो 30 मीटर की थोड़ी और लंबी होगी। लो जी 30 मीटर की लाइन मैंने बना दी, 30, 20 से बड़ी बनानी है 30 की। थोड़ा आपको लॉजिक लगाना है यहाँ पर, इतना सा कॉमन सेंस, बेसिकली लॉजिक भी नहीं, कॉमन सेंस। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर। राइट मुड़ा 30 मीटर चला, फिर राइट मुड़ा और फिर 35 मीटर चला। अब यहाँ से अगर ये राइट जाएगा तो नीचे की तरफ जाएगा। अच्छा ये कितना होगा, 20 मीटर, ये 20 मीटर होगा, क्योंकि अगर ये वाली लाइन 20 मीटर की तो ये वाली लाइन भी 20 की होगी। बट ये 35 मीटर वॉक करा, यानी ये लाइन नीचे तक जाएगी, 15 मीटर नीचे, 15 मीटर और नीचे। तो लो जी मैंने 15 मीटर और नीचे बना दिया। तो टोटल ये जो लाइन है ये 35 मीटर की है, जिसका बाइफर्केशन है 20 + 15, टोटल 35। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे गलतियाँ करते हैं, सबसे ज़्यादा उनको लगता है कि सर ये होता है राइट हैंड, ये होता है लेफ्ट हैंड। बट बेटा राइट और लेफ्ट डिपेंड इस पर भी करता है कि आप आ रहे हो या जा रहे हो। अगर आप फेस ऊपर की तरफ करते हो तो आपका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा, और मैं आपको बोलूँ राइट मोड़ो तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे। बट अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो आपका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा। और अगर मैं अब आपको बोलता हूँ राइट मोड़ो तो अब आप इस डायरेक्शन में मुड़ोगे। तो अभी ये जो है नीचे जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका राइट हैंड जो है वो इधर होगा और लेफ्ट हैंड जो है वो इधर होगा। और अगर ये 35 मीटर चलने के बाद लेफ्ट टर्न लेता है और 15 मीटर वॉक करता है, तो लेफ्ट टर्न लेने के लिए इसको इधर मुड़ना होगा और 15 मीटर वॉक करना होगा। लो जी, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत ध्यान देनी है इस चीज़ का, बहुत ध्यान, कि भाई जब नीचे जा रहे हैं तो लेफ्ट और राइट अलग है, जब ऊपर जा रहे हैं तो लेफ्ट और राइट अलग है, ठीक है ना। हमेशा आपको लगेगा कि भाई राइट मतलब ईस्ट डायरेक्शन, तो चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर वो साउथ में जा रहा है और वो राइट मुड़ेगा तो वो वेस्ट में जाएगा, बट अगर वो नॉर्थ में जा रहा है और वो राइट मुड़ेगा तो फिर वो ईस्ट में जाएगा। चलिए, तो ये कितना मीटर चला, 15 मीटर चला। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर, लेफ्ट मुड़ा और 15 मीटर चला। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 15 मीटर, फिर वो लेफ्ट मुड़ा और 15 मीटर चला। अब अगर कोई बंदा ईस्ट में जा रहा है तो उसका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा, एकदम इसी बात है, ठीक है ना। और अगर ये लेफ्ट मुड़ता है और 15 मीटर वॉक करता है तो लो जी लेफ्ट मुड़ गया और 15 मीटर। आपको देखो लॉजिक, अगर ये 15 मीटर की लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइन 15 मीटर की है, तो 15 मीटर यहाँ पे एंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि आपने थोड़ा भी ऊपर एंड किया तो गलत हो जाएगा आंसर, थोड़ा भी ऊपर एंड किया, थोड़ा भी नीचे एंड कर दिया, 15 मीटर गलत हो जाएगा। तो आपको इतनी अवेयरनेस रखनी है कि भाई लाइन्स जो हैं वो प्रॉपर हिसाब से बनाई जाए। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई अब पहले तो बताओ कि वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट में इधर था तो अब वो इधर है, अब वो इधर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखा जाए तो ये ईस्ट डायरेक्शन में है। कब स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आकर के देखो कि बंदा कहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना। मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर आकर खड़ा है और बताओ ये जो बंदा है राफिक ये कहाँ खड़ा है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है, ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है, तो ईस्ट हो जाएगा एक। तो अब देखो ईस्ट यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है, दो ऑप्शन में ईस्ट लिखा है, तो यानी बी और डी में से कोई एक सही होगा। और हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, और ये स्टार्टिंग पोजीशन से कितने मीटर दूर खड़ा है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये स्टार्टिंग पोजीशन से इतना दूर है, इतना दूर यानी कि इतना प्लस इतना, यानी कि 30 + 15 45 मीटर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, 45 मीटर्स ईस्ट, ठीक है ना। कई बच्चों को लगता है कि सर अगर हमें हाउ मेनी मीटर्स बताना है तो ये वाला 20 + 30 + 20 + 15 + 15 + 15 करो, क्योंकि इतना चल के आए ये, ठीक है ना। तो इतने मीटर दूर है अपने घर से, ना जी ना, ऐसे नहीं करना होता। आपको एरियल डिस्टेंस बताना होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बताना होता है, ठीक है ना, एरियल डिस्टेंस। और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। और इसी तरीके से सुनो,
अगर इतनी बात कर ही ली हम लोगों ने, तो इस क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन और कर देता हूँ। अगर ये बंदा हाँ, अगर ये बंदा इस पॉइंट से लेफ्ट लेता और लेफ्ट लेने के बाद 15 मीटर की जगह 25 मीटर वॉक करता, यानी कि इधर जाकर के एंड करता। अगर ये लाइन 20 मीटर की है तो मैं इसके एंड यानी बीच में यहाँ कहीं एंड करना चाहता हूँ इस लाइन को, समझ आ गई ना बात। अगर ये 15 मीटर की जगह 25 मीटर वॉक करता और यहाँ पे रुकता, और अब क्वेश्चन बोलता कि बताओ ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पर है, तो डायरेक्शन आती नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं है ये, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, कहाँ बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और कितनी दूरी पर है ये अगर निकालना होता तो हमें ये वाला डिस्टेंस बताना होता, ये वाला डिस्टेंस जो बोल्ड वाली आपकी रेड लाइन है, ये वाला डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे बताया जाता, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम में मानते ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो क्या अब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? बना देता हूँ मैं, ये रहा आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, हमें ए सी निकालना है कि ए सी का डिस्टेंस कितना है, ए सी लेकर के सी तक का। क्या हमें ए सी लेकर के बी तक का डिस्टेंस पता है? बिल्कुल पता है सर। ए से बी तक का डिस्टेंस है 45, यानी कि 30 + 15 45। और क्या हमें बी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस पता है? बिल्कुल पता है। हमें पता है वो इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक 25 मीटर चला है, और हमें पता है इस वाले पॉइंट से लेकर के ये वाला पॉइंट 15 मीटर है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है कितने मीटर का हो गया? 10 मीटर्स का हो गया, यानी बी सी कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर मुझे ए सी निकालना है तो फॉर्मूला होता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। याद आ गया? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर का सम, ठीक है ना। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। याद आ गया? तो हमें ए सी क्या बोल सकते हैं, ए सी कितना हो जाएगा? रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इसमें वैल्यूज पुट कर देना। ए बी की वैल्यू 45 और बी सी की वैल्यू 10, और ये कैलकुलेटर पे आंसर निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं डायरेक्शन सेंस चैप्टर से। ओके जी, पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन इनको हम बोलते हैं। चलिए वापस आते हैं हम लोग। इस चैप्टर में हमें इंट्रो बेसिक्स करना है, बेसिक क्वेश्चंस करने हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, पाइथागोरस थ्योरम जो अभी हमने करी, और मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब इस चैप्टर में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको कुछ बेसिक बातें क्लियर कर देता हूँ, बट इस चैप्टर की कुछ बेसिक बातें क्लियर कर देता हूँ, और वो हैं ये लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर क्वेश्चन में कभी भी लिखा होता है कि मिस्टर एम स्टार्टेड स्ट्रेट एंड वॉकड फॉर 20 मीटर्स, आपको समझ नहीं आएगा कि सर अगर स्टार्टेड स्ट्रेट एंड वॉकड फॉर 20 मीटर्स लिखा है तो मैं किस डायरेक्शन में इसको वॉक करवाऊँ, क्योंकि सर स्ट्रेट का मतलब होता है कि सीधा चला। अब सीधा तो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सीधा ही तो चला है। तो ये लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है कि समझ नहीं आता कि यहाँ पे स्ट्रेट का मतलब क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में स्ट्रेट का मतलब होगा नॉर्थ, यानी जब ये फैक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा उसे नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कराना है, इस तरीके से, ठीक है जी। इन विच डायरेक्शन ए इज़ विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना। अब देखो ए यहाँ पर है, ये ए है, और बी यहाँ पर है। अब आपसे पूछा जा रहा है इन विच डायरेक्शन इज ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो आप क्या आंसर दोगे? आपके दिमाग में दो आंसर आएंगे कि सर अगर बी के रिस्पेक्ट में देखा जाए, बी के लिए अगर डायरेक्शन चार्ट बनाया जाए, यहाँ पे डायरेक्शन चार्ट बनाया जाए, तो बी के लिए नॉर्थ इधर है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और ए जो है ना ही बी के साउथ में है ना ही वेस्ट में, ये साउथ और वेस्ट के बीच में कहीं है, साउथ और वेस्ट के बीच में कहीं है, ठीक है ना। साउथ और वेस्ट के बीच में कहीं है ए। तो बी से अगर पूछा जाएगा कि ए कहाँ है, तो बी क्या बोलेगा? साउथ वेस्ट।
और ए से पूछा जाएगा कि भाई बी कहाँ है, तो ए क्या बोलेगा कि ना ही मेरे नॉर्थ में ना ही मेरे ईस्ट में है, ये तो मेरे नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट। अब एग्जाम जब ऑप्शंस देता है, एग्जाम में जब ऑप्शंस होते हैं तो ये भी ऑप्शन होता है और ये भी ऑप्शन होता है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई किसके रिस्पेक्ट में किसकी डायरेक्शन बतानी है, कि ए के रिस्पेक्ट में बी बताना है या बी के रिस्पेक्ट में ए बताना है। तो ये दिक्कत आती है इस टाइप के क्वेश्चन में, इन विच डायरेक्शन ए इज विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो टू जो है टू के बाद जो भी पर्सन है ये आप बन जाओ, आप, ये कौन बन जाओ, आप बन जाओ। अब इस केस में बी आप बन जाओ, ये आप हो। अब आप ए को आवाज़ लगाओ कि भाई ए कहाँ है तू, और आप ऑब्जर्व करो कि आपको आवाज़ किस डायरेक्शन से आ रही है, वही आंसर है। जब आप ए को आवाज़ लगाओगे तो आपको किस डायरेक्शन से आवाज़ आएगी, आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आवाज़ आएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। वहीं अगर एक क्वेश्चन होता है इन विच डायरेक्शन बी इज विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया जाए। अब आप टू के बाद ए है तो आप ए बन जाओ, अब आप ए हो, और अब आप बी को आवाज़ लगाओ कि बी कहाँ है तू, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से कहीं से बी आवाज़ दे रहा है, ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जो कई बार जब टेंशन होती है ना एग्जाम के वक्त दिमाग में, तो ये चीज़ कई बार कंफ्यूज कर देती है कि किसके रिस्पेक्ट में क्या बताना है। तो आपको मैं बता देता हूँ, इसकी ट्रिक बहुत छोटी सी ट्रिक है कि टू के बाद जो भी पर्सन है आप बन जाओ, और फिर देखो कि भाई सामने वाला पर्सन आपसे किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे टू भी लिखा है तो आप ये बन जाओ, और आप देखो कि आपसे सामने वाला पर्सन है नहीं एक किस डायरेक्शन में है, तो आप देखोगे कि वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। ठीक है ना। एक आता है इस टाइप की लैंग्वेज, बी इज यानी डायरेक्शन बताना है, और डायरेक्शन क्या बतानी है, बी इज इन विच डायरेक्शन बी इज इन विच डायरेक्शन इज बी, इन विच डायरेक्शन बी इज ऐसा कुछ आ गया, तो इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या बताना है। जैसे यही क्वेश्चन है तो साउथ वेस्ट बताऊँ या नॉर्थ ईस्ट बताऊँ, तो बी इज में आपको क्या करना है, फ्रॉम ए टू बी, बी इज इसके बाद जो है वो आप बन जाओ, इसके बाद जो है वो आप बन जाओ, आप ए बन जाओ। आप बताओ बी कहाँ है, आप बताओ बी कहाँ, आप ए बन गए, आप बताओ बी कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, मीन्स फ्रॉम ए टू बी, क्या आंसर आएगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है ना, बी इज बात समझ आ गई। तो इसके बाद जो है ये आप बन जाओ, टू के बाद जो है वो आप बन जाओ, यानी इफ हो या टू हो, इसके बाद जो भी पर्सन है वो आप बन जाओ। ठीक है ना, और आपको बताना है सामने वाला पर्सन आपसे किस डायरेक्शन में है। मूविंग क्लॉकवाइज मीन्स मूविंग राइट। ठीक है ना, मूविंग क्लॉकवाइज मीन्स मूविंग राइट। अगर एक डायरेक्शन चार्ट है, मैंने बोला कि मैं सीधा चला, फिर मैंने राइट टर्न लिया, 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 और फिर मैंने राइट टर्न लिया, तो बताओ मैं किस डायरेक्शन में मूव हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज यानी घड़ी, वॉच जो होती है, वॉच वो कैसे घूमती है, ऐसे तो घूमती है। आपने किसी वॉच को ऐसे घूमते हुए देखा है क्या, नहीं, सारी वॉचेस ऐसे घूमती हैं। तो ये होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब हम राइट मोड़े, हर बार राइट मोड़े, तो हम क्या घूमे, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले। तो इसलिए क्लॉकवाइज मीन्स मूविंग राइट, और मूविंग एंटी क्लॉकवाइज मीन्स मूविंग लेफ्ट। और अगर मैं बोलता कि भाई एक पर्सन चला, लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, अभी किस डायरेक्शन में चला है, अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला है। ठीक है ना, ये चीज़ें थी जो आपको याद रखनी थी, बाकी इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक चीज़ और है जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, एक इसमें क्वेश्चन आते हैं सन राइज एंड सनसेट वाले। तो आपको याद होना चाहिए कि सनराइज होता है ईस्ट में और सनसेट होता है वेस्ट में। तो अगर एक बंदा खड़ा है, ठीक है ना, और नॉर्थ की तरफ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है ना, मॉर्निंग का वक्त है, मॉर्निंग का वक्त है, तो उस पर्सन की शैडो उसके ये उसका राइट हैंड होगा और ये लेफ्ट हैंड होगा। और अगर सन इधर है तो उसकी शैडो इधर गिर रही होगी, यानी कि अगर एक पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहा है, मॉर्निंग का वक्त है, तो उसकी शैडो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगी, और अगर इवनिंग का वक्त है तो उसकी शैडो उसके राइट हैंड साइड पे दिखेगी, अगर वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। और एक पर्सन अगर नॉर्थ की तरफ देख रहा है और मिड नून का वक्त है, मिड नून का वक्त है, तो उसकी शैडो कहीं पर भी नहीं दिखेगी, क्योंकि उसकी शैडो उसके एग्जैक्टली पैरों के नीचे आ रही होगी, जो हम देख नहीं सकते। ठीक है ना, और आपको अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक काम करना, अपने घर पर एक बल्ब जलाना ऊपर, और उसके एग्जैक्ट नीचे खड़े हो जाना, एग्जैक्ट नीचे, आप देखोगे कि आपको उसकी शैडो दिखेगी नहीं।
ठीक है ना। अगर थोड़ा आगे पीछे होगा तो शैडो दिखेगी, बट एग्जैक्टली सर के ऊपर होगा अगर वो बल्ब और उसके एग्जैक्टली नीचे आप खड़े होगे तो आपको आपकी शैडो नहीं दिखेगी। वही होता है मिड नून में, अगर एक पर्सन खड़ा है और सन उसके एग्जैक्टली सर के ऊपर है तो उसको उसकी शैडो नहीं दिखेगी। ठीक है ना। मॉर्निंग के वक्त नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है तो लेफ्ट साइड पे दिखेगी, इवनिंग के वक्त नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है तो राइट हैंड साइड पे दिखेगी। और इसी हिसाब से डायरेक्शन चेंज होगी तो शैडो की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यानी कि लेट्स अगर वो साउथ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है तो उसका राइट इधर है और लेफ्ट इधर है, तो मॉर्निंग के वक्त उसकी शैडो कहाँ पड़ रही होगी, उसके राइट में, और इवनिंग के वक्त उसकी शैडो उसके लेफ्ट में पड़ रही होगी, यानी चेंज हो गया सब कुछ। ठीक है ना। तो ये कॉमन सेंस है, इसमें मेरे बताने जैसा कुछ नहीं है। ये जो मिड पॉइंट होता है जहाँ पे सारी लाइन इंटरसेक्ट करती है, इसको हम क्रॉसिंग भी बोलते हैं और फिक्स्ड पॉइंट भी बोलते हैं। तो अगर कभी एग्जाम में क्रॉसिंग या फिक्स पॉइंट लिखा जाए, कन्फ्यूज मत हो जाना कि क्या लिख दिया। ठीक है ना। तो सनराइज इधर होता है, सनसेट इधर होता है, पता होना चाहिए। ठीक है। चलो, कास्टिंग और शेडोज़ बहुत इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। आपकी बुक में है ये सारी चीज़ें लिखी हुई, एक बार देख लेना। इसमें कुछ मतलब बेसिक कॉमन सेंस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे बताने जैसा बहुत कुछ हो। ठीक है ना। सिर्फ एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो काफ़ी बच्चे डाउट पूछते हैं। अगर एक बंदा नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करके खड़ा है और अपने हाथ खोल करके खड़ा है, अपने हाथ खोल करके खड़ा है, तो ये उसका राइट हैंड होगा और ये उसका लेफ्ट हैंड होगा। अगर एक बंदा नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करता है, हाथ खोल करके खड़ा है, नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करता है, हाथ खोल करके खड़ा है, तो उसका राइट हैंड हमेशा ईस्ट में होगा और लेफ्ट हैंड हमेशा वेस्ट में होगा। एकदम कॉमन सेंस, इसमें कुछ हाई फाई तो नहीं था। हाई फाई ये तब होगा अगर मैं बोलूँ कि ये बंदा अपने सर के बल खड़ा है, यानी उल्टा खड़ा है, उल्टा। ठीक है ना। आपने देखा ना कुछ कुछ लोग योग करते हैं, आप लोग योगा बोलते हो उसको, योग बोला जाता है उसे, योगा करते हैं तो वो क्या करते हैं, सर के बल खड़े हो जाते हैं। ठीक है ना। पैर, नॉर्मल दुनिया पैर के बल खड़े होते हैं, पैरों पे खड़े होते हैं, बट वो सर के बल खड़े हो जाते हैं। उनका सर ज़मीन पर होता है और पैर हवा में होता है। अलग अलग ये एक्सरसाइजेज होती है जो लोग करते हैं। अब अगर ये सर के बल खड़ा है और नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है, सर के बल खड़ा है और नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ऐसे ही दिखेगा या फिर इंटरचेंज हो जाएगा, ये है क्वेश्चन। ठीक है ना। अब उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो है वो सेम डायरेक्शन को फेस करेगा, या ईस्ट को राइट और वेस्ट को लेफ्ट, या फिर अब राइट जो है वो वेस्ट में हो जाएगा और लेफ्ट जो है वो ईस्ट में हो जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आंसर इज, अगर वो सर के बल खड़ा है और सेम डायरेक्शन को फेस कर रहा है जिस डायरेक्शन में पहले फेस कर रहा था, यानी अभी भी नॉर्थ में फेस कर रहा है, पहले भी नॉर्थ में फेस कर रहा था, तो उसके हाथों की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। राइट लेफ्ट, राइट इधर आ जाएगा, लेफ्ट इधर आ जाएगा। ठीक है ना। यकीन नहीं होता तो करके देख लेना भाई घर पर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। बट याद रखना सेम डायरेक्शन को फेस करो, क्योंकि कई बार ये लगता है कि सर अगर मैं ये खड़ा हूँ, मेरे एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है, ये रहे मेरे पैर, और मैं आगे की तरफ देख रहा हूँ, मेरा राइट ये रहा और मेरा लेफ्ट ये रहा, और अगर मैं सर के बल खड़ा हो जाऊँ, ऐसे कैसे फ्लिप मार करके उल्टा खड़ा हो जाऊँ, तो मेरा राइट इधर ही रहेगा, लेफ्ट इधर ही रहेगा, तो चेंज नहीं हुआ। बट आप ये सोचना भूल जाते हो कि पहले आप आगे देख रहे थे, और अगर आप ऐसे ही फ्लिप मार करके, ऐसे ही फ्लिप मार करके उल्टे खड़े हो जाते हो तो अब आप नीचे देख रहे होगे, साउथ में देख रहे होगे। अगर साउथ में देख रहे होगे फिर राइट इधर ही रहेगा, लेफ्ट इधर ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना। अगर आपके हाथ सीधे सीधे करके खड़े हो और एकदम से फ्लिप मार करके उल्टे हो जाते हो, राइट उधर ही रहेगा, लेफ्ट उधर ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। बट चेंज क्या हो जाएगा, पहले आप आगे देख रहे थे तो आप पीछे पीछे देख रहे होगे। ठीक है ना। बट अगर मैं बोलूँ कि आगे ही देखो, फ्लिप मार कर भी आगे ही देखो, तो आपको फ्लिप मार करके घूमना पड़ेगा, और घूमोगे तो आपका लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। बात समझ आ गई ना आपको। इमेजिन करने की कोशिश करना तो जल्दी समझ आएगा। बाकी सब इजी है, बाकी सब इजी है, बाकी इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है ना। क्लॉकवाइज ऐसे होता है और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ये हमको पता है। बस जी क्वेश्चन है, बाकी तो ख़त्म चैप्टर। ठीक है ना। अब इन चैप्टर के क्वेश्चन ट्राई कर लेना घर पे। ठीक है ना। इन चैप्टर के क्वेश्चन ट्राई कर लेना घर पे। और वैसे तो मैंने सोचा था कि हम पूरा लॉजिकल रीजनिंग आज करेंगे, बट हो नहीं पाएगा, और उसका सिंपल रीज़न है कि भाई मुझे लगा था कि जल्दी हो जाएगा, 2 घंटे हो गए, मैं अप्रॉक्स मुझे लगा 2 घंटे में हो जाएगा कंप्लीट, बट हो नहीं पाया।
और मेरी अभी एक और क्लास है तो मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा, बट कोई नहीं, हम कल एक और क्लास रखेंगे और कल हमारी क्लास का टाइम मैं आपको बता दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली 3:30 बजे होगी, 3:30, 3:30 से 4:30 5 बजे तक। तब हम रिमेनिंग 2 चैप्टर्स लॉजिकल रीजनिंग के कंप्लीट कर लेंगे। एंड मीनवाइल आप लोगों को एक काम और करना होगा, आप लोगों को ये जो आज हमने 2 चैप्टर्स करे हैं, ठीक है ना, 2 चैप्टर्स करे हैं, इनके क्वेश्चंस ट्राई करने होंगे बुक से, ICAI की बुक से करो, मेरी बुक से करो, कहीं से भी करो, बट इन 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन ट्राई करना, जिससे कि कल मैं उन क्वेश्चंस को भी डाउट ले पाऊँ, ठीक है ना। विशाल, आपका जो डाउट है TVM टेस्ट का 15 नंबर क्वेश्चन, ये मैं बता देता हूँ जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ भाई। TVM चैप्टर का क्वेश्चन 15, अरे तो इतना इजी क्वेश्चन है। एक मशीन है, ठीक है ना, जो आज आपने खरीदी है 5,20,000 की, और 25 साल बाद आफ्टर 25 ईयर्स आपकी मशीन ख़राब हो जाएगी और आपको एक न्यू मशीन खरीदनी होगी, और 25 साल बाद ये जो न्यू मशीन आएगी इसकी प्राइस जो है वो 25% बढ़ गई होगी, यानी कि अब वो कितने की आएगी, 5,20,000 प्लस 25% ऑफ 5,20,000, और ये आ जाएगा आपका 6,50,000, ठीक है ना, 6,50,000 की। फिर क्वेश्चन में वो ये भी बोलता है कि ये जो पुरानी मशीन है ये जब यूज़ हो जाएगी 25 साल बाद ख़त्म हो जाएगी तो इसको हम स्क्रैप में बेचेंगे, और इसको स्क्रैप में बेचने के बाद हमें 1,25,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है ना, स्क्रैप में बेचने पर हमें 1,25,000 रुपये मिल जाएंगे। यानी कि जब मैं 25 साल बाद न्यू मशीन खरीदूंगा तो मुझे कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त, 5,25,000, 6,50,000 की नई मशीन आएगी, बट मेरी पुरानी मशीन 1,25,000 में तब बिक जाएगी, तो उस वक्त मुझे 5,25,000 रुपये की ज़रूरत होगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे हर साल कुछ 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 पैसा जोड़ना है, इक्वल अमाउंट, हर साल एक इक्वल अमाउंट मुझे जोड़ना है 25 सालों तक, और इतना जोड़ना है कि 25 साल बाद ये अमाउंट 5,25,000 हो जाए। हाँ बोलो सर, ये क्वेश्चन 15 नहीं है, क्वेश्चन 15 दूसरा है। क्वेश्चन 15 दूसरा है, अरे अरे अरे, ओहो मैंने 20th क्वेश्चन बता दिया, सॉरी 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 सॉरी, चलो कोई नहीं, ये क्वेश्चन समझ आ गया ना। तो आपको इसमें ये एक तरीके से फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी गिवन है, ठीक है ना, आपको ये x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये इक्वल अमाउंट होगा, तो अगर पहला वाला अमाउंट x है तो बाकी सारे अमाउंट भी x x x होंगे, तो इसमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगाओगे और c जो होता है c या x वो निकाल लोगे। 15 वाला क्वेश्चन है, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, ओहो, मैं एक अगली क्लास में बताता हूँ, अभी मेरी अगली क्लास का टाइम हो गया यार, बता देता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। 1 मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन देख लूँ। राजा एज 40 विश्ड बाई रानी टू हैव 40 लाख एट हिज डेथ, मैं जल्दी से हिंट देता हूँ, आप लोग कर लेना, ठीक है ना। राजा एज 40, आज उसकी 40 साल की उम्र है, विश्ड हिज वाइफ रानी टू हैव 40 लाख एट हिज डेथ, वो आगे चल के कभी उसकी डेथ होगी राजा की, कब होगी, किस एज पर होगी अभी नहीं पता, बट वो चाहता है कि जब उसकी डेथ हो तो उसकी वाइफ रानी के पास 40 लाख रुपए हों, ठीक है ना। हिज लाइफ एक्सपेक्टेशन इज अनदर 30 ईयर्स, और वो सोच रहे कि अभी वो 30 साल और जिएगा, यानी कि वो 70 की एज में उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। अभी 40 का है, 70 की उम्र में डेथ हो जाएगी, यानी 30 ईयर्स का ये क्वेश्चन है। और क्या चाहता है वो कि उसकी वाइफ रानी के पास 40 लाख रुपए हों जब उसकी डेथ हो, ठीक है ना, उसके मतलब राजा की। तो उसने क्या किया, उसने वो चाहता था कि 40 लाख रुपए, तो उसने हर साल कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। इफ हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ इज अनदर 30 ईयर्स एंड ही स्टार्ट्स मेकिंग इक्वल इन्वेस्टमेंट कमेंसिंग नाउ, उसने पहली इंस्टॉलमेंट आज से ही शुरू करी, कमेंसिंग नाउ आज से शुरू करी, तो ये क्वेश्चन किसका हो गया, एन्युटी ड्यू का, ठीक है ना, याद है, एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है ना। कमेंसिंग नाउ एट 3% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट एनुअली, तो लो जी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, जिसमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी जो है वो 40 लाख है, ठीक है ना, टाइम 30 ईयर्स है, रेट 3% है, और आपको सी की वैल्यू निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या होता है, सी 1 + r⁻n - 1 अपॉन r, आपको ये गिवन है 40 लाख,
आर गिवन है 3%, एन गिवन है 30 साल, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आ गया समझ? आपने इसमें बेसिकली क्या किया होगा, आपने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला लगा दिया होगा, और हाँ, क्योंकि ड्यू का क्वेश्चन है तो इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 + आर से भी, ये तो मैं भूल ही गया, क्योंकि एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है तो मल्टीप्लाई होगा 1 + आर से भी। ठीक है ना, आ जाएगा आंसर, अब ट्राई करना। ठीक है ना, जो आंसर आना चाहिए वही आएगा, ट्राई कर लेना। चलो भाई, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही है। बाय बाय, टेक केयर सभी को।